Hey guys, welcome to the India's largest educational platform, Unacademy. मैं अभिषेक मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। नेवर 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 गिव अप। अपनी सारी परेशानियां, जो भी आपकी परेशानियां हैं, जो भी आपकी फियर है, जो आपका डर है, गिल्ट है, तमाम तरह की चीजें हैं, उन सब से आगे बढ़ते हुए, उन सबको ओवरकम करते हुए आपको आगे बढ़ना है अपने ड्रीम को लेकर के और अपने गोल की तरफ बिल्कुल निडरता के साथ, एकदम निर्भय होकर के आपको आगे बढ़ना है बच्चों। इसलिए अपने इस 2021 के उद्देश्य को लेकर के आगे बढ़िए और जितनी भी चीजें ऐसी हैं जो आपको निगेटिव तरफ ले आती हैं, उन सब से आगे बढ़िए, उन सब से निजात पाइए, उन सब से आगे बढ़िए। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। जितना कंसिस्टेंट रहेंगे उतना जबरदस्त सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे। इसलिए हमेशा क्लास मेंटेन रखिए और आप हमेशा अपना अटेंडेंस भी लगाइए। कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ ना कुछ लिखिए जिससे कि आपको अटेंडेंस आपका कंसिडर किया जा सके। जिन बच्चों का अटेंडेंस हमेशा आता रहता है और जिनका नाम हमें याद रहता है, तो हमें ये ऊर्जा मिलती है उससे कि हम उनके लिए प्लान कर सकें अच्छे से अच्छा। तो जरूरी ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप कमेंट बॉक्स में लिखें और अपना अटेंडेंस लगाएं। तो कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। मैं अभिषेक मिश्रा, मेंटर टू हंड्रेड्स ऑफ एस्पिरेंट्स ऑफ नीट एंड जेईई, टीचिंग एक्सपीरियंस मोर देन 15 ईयर्स, लगभग 16 साल से ऊपर हो गया, और फुल टाइम एजुकेटर के तौर पर लगातार काम कर रहा हूँ। कंसेप्चुअल अप्रोच हमेशा पसंद किया जाता रहा है मेरा, और मैं उसी के साथ पढ़ाता रहा हूँ। और ये आसमान का इशारा है कि कल का सूरज तुम्हारा है। इस दो खूबसूरत लाइन के साथ हमेशा शुरुआत करते हैं हम लोग, तो आज भी शुरू करेंगे हमारा। देखिए, आप कभी कभी क्या होता है कि जब बच्चे अपने को ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं कि हम 5 दिन में इतना पढ़ लेंगे, अरे 10 दिन में तो इतना खत्म कर ही लेंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप टाइम को समझ नहीं पाते हैं। टाइम बीतता जाता है और टाइम निकलते ही निकलते आपको समझ में नहीं आता कि अब आप इतने कम टाइम में उतना ज्यादा नहीं कर सकते। तो ओवर एस्टिमेट मत कीजिए, और ओवर एस्टिमेट करके बच्चे सोचते हैं कि चलो ठीक है, इतना पढ़ लिए, बहुत हो गया, अब इतना तो कर लेंगे। तो ओवर एस्टिमेट करके सोना नहीं है बच्चे, ठीक है ना। ओवर एस्टिमेट करके सोना नहीं है। आपको अगर ओवर एस्टिमेट हमेशा करते हो अपने आप को, तो ध्यान रखें कि आप एक अपने आप को बाउंडेशन में, एक स्ट्रक्चर्ड वे में ले आइए, और स्ट्रक्चर्ड वे में लाने के लिए आपको सिस्टम में जुड़ना पड़ेगा। इस समय जो कोरोना काल में क्या है कि सब बच्चे घर पे रह के पढ़ रहे हैं, तो जरूरी क्या है, एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई कीजिए, और उसके लिए आप एक सब्सक्रिप्शन में आ जाइए। अनअकैडमी का जो प्लस का सब्सक्रिप्शन है, उसमें डेली लाइव क्लासेस होंगी। तो उसमें बहुत सारे ग्रुप क्लास चल रही है, जो क्रैश कोर्स चल रहा है, रिवीजन क्लास चल रहा है, वो सब आपको मिलेगा। और डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, टेस्ट होगा, डेली लाइव टेस्ट होंगे, क्विज होंगे, और स्ट्रक्चर्ड कोर्स होगा। तो ये आपको बहुत स्ट्रक्चर्ड रखेगा। तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही शानदार है, इसको आप ले सकते हैं। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो 6 मंथ के लिए 25,200 है, और 12 मंथ के लिए 34,650 है, जिसमें आप इसको 10% से ये डिक्रीज हो जाएगा अगर आप कोड यूज कर लेंगे AM001, जो कि बहुत बढ़िया है। इसको ले सकते हो, 6 महीने का, जो बहुत अच्छा है। अभी 6 महीने तक एग्जाम, 6 महीने में एग्जाम होगा भी आपका। जनवरी चल रहा है, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, तो जुलाई तक हो सकता है एग्जाम हो आपका। तो ये बहुत बेहतरीन है, आप ले सकते हैं इसको। डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, मतलब कि अंडर एस्टिमेट भी नहीं करना है कि आप ये काम नहीं कर सकते हो। कभी कभी होता है, आपकी क्षमताएं तो होती हैं, लेकिन आप सोचते हो कि हम ये नहीं कर सकते, तो ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। तो डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। और अंडर एस्टिमेट करके भी बच्चे निराश होते हैं, निराश होकर भी सोते हो। तो ये दोनों परिस्थितियों में जो सोना जो है वो एक कॉमन चीज है। आप जब अंडर एस्टिमेट करते हो तो भी सो जाते हो निराश होकर के, और ओवर एस्टिमेट करते हो तो खुश होकर सो जाते हो। तो दोनों ही नहीं करना है। अगर आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हो तो आपको हमेशा एक मेंटरशिप की जरूरत पड़ती है। इन दोनों ही केस में आपको एक मेंटरशिप की जरूरत पड़ती है इनफैक्ट। तो एक मेंटरशिप या तो आपके घर पर हो, या आप उसको हायर करें। हायर करने का मतलब हो गया कि अनअकैडमी आपको बहुत बेहतरीन एग्जाम के एक्सपर्ट्स दे रही है, जो आपके साथ लगातार लगे रहेंगे। और उसके लिए आपको यहाँ पर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना होता है। वो उसमें आपको पर्सनल कोच मिल जाता है, और पर्सनल कोच आपकी स्टडी को प्लान करते हैं और बाई वीकली रिव्यू करते हैं, टेस्ट पूरी इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं, आपको बताते हैं कि किस तरह से एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट करना है, और टाइम में एग्जाम में कैसे अप्रोच करना है, ये सारी बात बताते हैं। तो आपका कोच आपके साथ रहता है, तो आपकी तैयारी जो है वो लगभग 20 से 30% तक उसकी इफिशियंसी जो है वो बढ़ जाती है, ये देखा गया है।
तो बहुत बेहतरीन है, और थोड़ा सा ही स्ट्रक्चर इसका बढ़ता है फी का, लेकिन बहुत बेहतरीन आपको चीजें मिलती हैं इसमें। वो है 6 मंथ के लिए 34,200 एंड 12 मंथ के लिए 58,500। लेकिन अगर इस पे भी आपको 10% का डिक्रीज एक दिखता है अगर आपको AM001 कोड इस्तेमाल करते हैं तो, ठीक है। तो ये बहुत बेहतरीन चीज है बच्चों। और इन सब के अलावा आपको सेल्फ असेसमेंट चार्ट जरूर बनाना चाहिए। वो चार्ट ये है, सेल्फ असेसमेंट चार्ट आपको जरूर बनाना चाहिए। और इसमें आपको अपना टारगेट यहाँ ऊपर लिखोगे, खूब बड़ा बड़ा टारगेट लिख दोगे। नीचे यहाँ पे आप जैसे जनवरी महीना है तो जनवरी लिख दीजिए, और ऑनेस्ट यहाँ पे लिख देना है, क्योंकि होता क्या है, आपको ऑनेस्ट नहीं रहोगे तो आप खुद से धोखा करोगे, ठीक है। और आप वाई एक्सिस पे यहाँ पे आवर्स बनाओगे, और एक्स एक्सिस पे आप यहाँ पे डेज लिखोगे। और डेज जब भी शुरू कर रहे हो, सपोज करो आप शुरू कर रहे हो 12 तारीख से, 12 जनवरी से शुरू करो, तो 12, 13 ऐसे करते हुए आप 31 तक जाओगे। और डेली जितना भी क्लास करते हो तो सी लिख लो, और सेल्फ स्टडी करते हो तो एस लिख लो। 1 घंटा पढ़ते हो तो 1 ही लिख लो, 2 घंटा पढ़ते हो तो 2 घंटा लिख लो, 1.5 घंटा पढ़ते हो तो आधा ऐसे मार्क करके कर दो, ठीक है ना। और आपका जो भी एवरेज बनाए हुए हो, मैं कहता हूँ 14 घंटे का एवरेज पढ़ाई आप करिए, 14 घंटे की एवरेज पढ़ाई कीजिए आप। नीट में सक्सेस चाहिए तो आप 14 घंटे की पढ़ाई कीजिए, एवरेज पढ़ाई करना है आपको। देखिए 15 घंटा 16 घंटा पढ़ सकते हैं, 15 घंटा 16 घंटा पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको एवरेज जो है आपको 14 ही रखना चाहिए। क्योंकि आप कभी कभी कम पढ़ते हैं तो आप कम पढ़ के गिल्ट में ना डूब जाएं, इसलिए 14 घंटा इज वेरी स्टैंडर्ड एवरेज, तो आप कर सकते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। और अगर आपको 4 से 5 घंटा आपको जो है एक दिन, वन डे पर वीक आपको निकालना चाहिए। किसके लिए? घूमने के लिए, यानी आउटिंग करने के लिए। अपनी फैमिली के साथ आउटिंग कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ आउटिंग कर लीजिए। और इसके लिए आपको एवरेज मेंटेन रखना चाहिए। आपका 14 घंटे का एवरेज है, तो आपको जब घूमने जाना है, आप जानते हैं कि मुझे अपना 15 घंटा 16 घंटा पढ़ना है, जिससे कि एवरेज मेंटेन रहते हैं। और कभी कभी आपको ज्यादा और पढ़ने का मन करते 16-17 घंटा भी पढ़ सकते हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आपको एवरेज मेंटेन करने के लिए ये चाहिए कि आप सपोज करो कहीं जाना है, बहुत जरूरी है, 26 तारीख को कहीं जाना है, और 26 तारीख को 4-5 घंटा कहीं तुम बाहर रहोगे, पढ़ नहीं पाओगे। और सपोज करो तुम पढ़ पाओगे 8 घंटा ही पढ़ पाओगे 26 तारीख को। तो क्या करना चाहिए हमें? 8 घंटा ही पढ़ पाएंगे तो हमें पहले से ही अपना एवरेज को मेंटेन कर रखना चाहिए। यहाँ पे हमको थोड़ा सा आवर्स बढ़ा देना चाहिए, जिससे कि हम इस दिन जब जाते हैं कहीं पर तो हम गिल्ट फील ना करें। तो गिल्ट, हमारे दिमाग में गिल्ट आता है, तो गिल्ट फील नहीं करें। और गिल्ट से बहुत डूबते हो और बहुत नुकसान करते हो, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये जरूर बना लेना सब लोग, बहुत बेहतरीन चीज है। आप याद रखोगे मुझे जब इसे बना लोगे आपको, और यही आपका जो है एक सेल्फ असेसमेंट चार्ट जो है आपका गाइड होगा, आपका कोच होगा अलग से रेगुलरली, ठीक है। और केमिस्ट्री 101 हमारा प्यारा सा चैनल है, जिसको आप लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, तुरंत लाइक कर लो। जितने बच्चे देख रहे हो तुरंत लाइक कर दो बच्चे वीडियो को, और सब्सक्राइब कर लो चैनल को अगर नहीं किए हो तो, और शेयर कर लो अपने फ्रेंड्सों के साथ। और इसका टेलीग्राम है, केमिस्ट्री 101 का टेलीग्राम भी है, तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। केमिस्ट्री 101 का टेलीग्राम, इसी का टेलीग्राम चैनल है, उससे जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे तो आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते हैं आपको। फॉर ऑल नोटिफिकेशन आप इसको जो है जुड़ जाइए टेलीग्राम से, तो मेरी क्लासेस के सारे नोटिफिकेशन आपको यहीं पर मिलेंगे। और आप अनअकैडमी पर कोई भी ताला खोलना हो तो आप AM001 का चाबी इस्तेमाल कीजिए और सारे ताले खोल दीजिए इससे। चूज टू बी हेल्दी। आपका जो हेल्थ है, हेल्थ इज द क्वालिफाइंग सब्जेक्ट। अगर हेल्थ जो है आपका सही नहीं है तो आपका PCB कितना भी तैयार हो, आपका PCM कितना भी तैयार हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सब धरा का धरा रह जाएगा अगर हेल्थ में फेल कर गए तो हेल्थ जो है क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है, कोई इस पर ध्यान नहीं देता है। तो ध्यान देना बहुत जरूरी है, इसको ध्यान दीजिए, आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आप अपना कितना भी तैयारी किए रहिए, आप कई बार आप ये फील किए होंगे, महसूस किए होंगे कि आपकी पढ़ाई अच्छी थी लेकिन हेल्थ खराब हो गया। और हेल्थ अक्सर आ जाता है, हेल्थ अक्सर जो है रास्ते की रुकावट बन जाता है। तो उस रास्ते की रुकावट को हम एक सब्जेक्ट की तरह से हम समझें कि उसको पास करना है, उसको पास करने के लिए लगातार उसको हम फॉलो करें, तो ये बहुत बेहतरीन चीज होगा आप सबके लिए बच्चों। तो जरूर हेल्थ को एक सब्जेक्ट की तरह से देखिए। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी लाए हैं, जिसमें आपको एक साथ कई सारी चीजें, जैसे 11th 12th और 13th आपको मिल जाएगा, तीनों का
आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं, ठीक है। और ये सिर्फ 5550 पर मंथ में, जिसपे आपको AM कोड यूज कर लोगे AM001, तो आपको 10% का इस पे एक छूट मिल जाएगी। और नीट यूजी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन और क्लास 11 टू क्लास 12 के लिए प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 4687 पर मंथ होता है। इस पे भी आपको AM001 कोड यूज करते हो तो 10% का इस पे आपको एक छूट मिल जाएगा। और नीट यूजी का प्लस लेते हैं और आइकॉनिक लेते हैं 11th का और आइकॉनिक लेते हैं 12th का, तो 3900 पर मंथ का आपका आता है, जिसपे भी आपको AM001 कोड यूज करोगे तो इसमें भी 10% का आपको छूट मिल जाएगा। और लास्ट ये हमारा कॉम्बो है प्लस, तीनों ही प्लस ले लेते हैं आप 11, 12 और 13 का, तो आपको 3037 पर मंथ होता है ये चार्ज। और ये आपको AM001 कोड यूज करते हो तो आपको 10% का यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाता है। मैं 15 ईयर से पढ़ा रहा हूँ, 16 साल से लगभग पढ़ा रहा हूँ। और पेरेंट्स से बहुत सारे बात मैं किया, पेरेंट्स की काउंसलिंग किया, तो बहुत सारे पेरेंट्स की समस्याएं जो मैं देखा उसको मैं यहाँ नोटिफाई किया हूँ। सारे समस्याओं का हल अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन से है। अनअकैडमी पे तैयारी करते हैं, सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो ये सारी समस्याओं का हल है यहाँ पर। आप अपने पेरेंट्स को ये बातें बता करके, दिखा करके, सब्सक्रिप्शन के लिए अगर कन्विंस करना चाहते हो तो आप ये दिखा के कर सकते हो कि ये सब समस्याएं आपकी दूर होती हैं, पेरेंट्स की ये सब समस्याएं दूर होती हैं, तब बच्चों को सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप जो है कन्विंस कर सकते हैं। और स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टूडेंट को अगर दिखना है तो स्टूडेंट के लिए बहुत बेहतरीन टाइम है ये तैयारी का। और इतनी सारी सुविधाएं एक साथ कभी आज तक मौजूद नहीं हुई किसी एक ही प्लेटफॉर्म पे, तो आपको बहुत बेहतरीन टाइम मिल रहा है आपके लिए। आपके पास पता है इंडिया के टॉप एजुकेटर्स, लगभग 40 से टॉप एजुकेटर्स से आप पढ़ते हैं। आप किसी एक सब्जेक्ट को अगर आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो, और डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ टीम वर्क, अभी मैं टीम वर्क जो चल रही है मैं उसके बारे में बताऊंगा। डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ टीम वर्क आपको मिलता है, जिसके आप बहुत ज्यादा लाभ लेते हो, बहुत ज्यादा उससे आप बेनिफिट पाते हो। अनअकैडमी लाए हैं कॉम्बैट। कॉम्बैट में इंडिया का लार्जेस्ट फोर्टनाइटली कॉन्टेस्ट है बेटा नीट यूजी के लिए। चैलेंजिंग क्वेश्चंस जो है बनते हैं इसमें, सारे नीट के एजुकेटर हमारे जो है बेस्ट एजुकेटर्स बनाते हैं। और सुपर फास्ट फन विद द रियल टाइम रैंकिंग, मतलब जैसे ही आप एग्जाम टेस्ट देते हो हर एक क्वेश्चन के बाद आपको रियल टाइम रैंकिंग मिलती है। आपका कंपटीशन बेस्ट बच्चों के साथ होता है, यानी अगर हमारा एग्जाम जो है ऑल इंडिया लेवल पर है तो टेस्ट क्यों ना ऑल इंडिया लेवल पर हो हमारा, तो आपका एग्जाम भी ऑल इंडिया लेवल पर होता है तो टेस्ट भी होता है। और टॉप एजुकेटर्स आपको वीडियो सोल्यूशन देते हैं और फ्री एनरोलमेंट होता है, आज ही है, आज ही देखिए ये आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये हमारा सब स्ट्रीम होगी तो आपका 10th ऑफ जनवरी को है, तो अगला जो है हमारा, अगला जो है एक संडे बीतेगा, एक संडे इसके बाद बीतेगा और उसके बाद जो संडे आएगा उस दिन होगा, उस संडे होगा, यानी अल्टरनेट संडेज को होगा, ये अल्टरनेट संडेज को होगा, ठीक है। तो आज 10 है तो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 को छोड़ करके 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 को, यानी 24 ऑफ दिसंबर को, सॉरी जनवरी को ये होगा। 24 जनवरी को अगला होने वाला है, ठीक है बच्चे। आपका जो रैंक मिलेगा 1 से 3 रैंक तक आपको 1 मंथ की सब्सक्रिप्शन मिलती है और आपको 4 से लेके 50 तक आपको मिलता है 1000 का अमेजोन का गिफ्ट वाउचर। और इसको अनलॉक करने के लिए आप यूज करते हैं कोड AM001, ठीक है बच्चे। चलिए 11 बजे, ये देखिए 11 बजे जो है, ये तो सेकंड कॉन्टेस्ट का दिखा रहा है, ये सेकंड कॉन्टेस्ट का दिखा रहा है, ये 13 दिसंबर का। ये अब आपका जो मैं दिखाऊंगा ये आपका होगा कितने दिसंबर को, मैं बता रहा हूँ आपको 24 दिसंबर को, जनवरी को, 24 जनवरी को, 24 जनवरी को आपको ये होगा, अगला जो होगा वो 24 जनवरी को होगा, ठीक है बच्चों। कॉन्टेस्ट फॉर्मेट जो है आपका 60 मिनट का होता है कॉन्टेस्ट, और 28 क्वेश्चन होते हैं, नीट की स्कोरिंग आपको मिलती है, 4 सेक्शन होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री ज्योग्राफी बॉटनी। सेपरेट कॉन्टेस्ट होता है 11, 12 और 13 का फोर्टनाइटली टेस्ट, यानी हर अल्टरनेट संडे को होता है। और जो सिलेबस है ये पिछला सिलेबस है आपका, ये जो 10 जनवरी को यानी कल हुआ है वो उसका सिलेबस हुआ है, ये उसका सिलेबस है, क्लास 11th का ये था। और आपको नया सिलेबस मिल जाएगा, इसकी चिंता नहीं करनी है, नया सिलेबस मिल जाएगा। तो बच्चों हम लोग जो है अपना एल्डिहाइड कीटोन हमारा जो है, हाँ एक देखिए क्रैक नीट विद द एक्सपर्ट्स, ये जो मैं एक्सपर्ट्स की बात करता है कि ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ग्रुप ऑफ एजुकेटर्स हैं, तो टॉप एजुकेटर्स का बैच बना हुआ है बच्चों। तो एक बैच है संकल्प बैच, कई बच्चे हिंदी मीडियम की बात कर रहे थे तो संकल्प बैच आ गया है हिंदी मीडियम के लिए, हिंदी मीडियम के लिए संकल्प बैच आ गया है बच्चे, जिसमें गौरव केजरीवाल सर हैं, अमित कुमार सिंह सर हैं, जितेंद्र पांडे सर हैं और विवेक अग्निहोत्री सर हैं। ये लोगों का बहुत शानदार एक्सपीरियंस रहा है नीट के लिए, इसको आप लाभ उठा सकते हैं। स्टार्ट हो चुका है ये 6 जनवरी से, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उम्मीद बैच जो है डॉक्टर आनंदमणि सर, विक्रांत किरार सर, दीपक वशिष्ठ सर
अमन कुमार सिंह सर और महेंद्र सिंह सर हैं, जो स्टार्ट हो रहा है 11 जनवरी से। 11 जनवरी से उम्मीद शुरू हो रहा है, तो उम्मीद में आप जरूर पार्टिसिपेट कीजिए बच्चों। आपका पहल बैच जो है वो डॉक्टर एस के सिंह सर, आपका ये जनवरी 13 को शुरू हो रहा है। डॉक्टर एस के सिंह, आशीष दीवान सर, पंकज तलवार सर, प्रदीप चितौड़ा सर और सौरभ शर्मा सर इसको ला रहे हैं। पहल बैच में भी आप इसको, बहुत शानदार बैच होगा और बहुत ही बेहतरीन टीचर्स हैं, इसको आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अर्ली राइज बैच स्टार्ट ऑन 15 जनवरी, 15 जनवरी से शुरू हो रहा है अर्ली राइज बैच। अनूप वशिष्ठ सर हैं, महेंद्र सिंह सर हैं और वैभव कुमार सर हैं। आप इनके कॉम्बिनेशन का जबरदस्त लाभ ले सकते हैं बच्चों, बहुत बेहतरीन बैच होगा अर्ली राइज बैच, ठीक है। हाउ टू गेट सब्सक्रिप्शन, पहले क्या करना होगा आपको, आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करने के बाद अपना आप जो भी आपका गोल है वो सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैनेज गोल में जाइए, मैनेज गोल में जाएंगे, टच करेंगे तो आपको नीट यूजी पे सेलेक्ट करना है। नीट यूजी सेलेक्ट करने के बाद आपको वहां पे गेट सब्सक्रिप्शन पे जाना है। गेट सब्सक्रिप्शन जाने के बाद आपको यहाँ पर जो आपको चाहिए 1 मंथ का, 2 मंथ का, 3 मंथ का, ठीक है, 3 मंथ का, 6 मंथ का। तो सपोज कीजिए आप अगर 12 मंथ का लेते हैं, 12 मंथ का मानिए लेते हैं, आप 12 मंथ का सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। फिर आप वहां पर सेलेक्ट करने के बाद आपसे कोड पूछेगा, तो कोड में आप वहां पर जब आप ले लेते हैं इसको, आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो आपको कोड पूछेगा, तो कोड में आप भर देंगे AM001, यहाँ पे आप कोड में भरेंगे AM001, ठीक है। तो आपको तुरंत सारा ही जो फी स्ट्रक्चर है वो 10% से कम हो जाएगा और आप वहां पे पेमेंट पे आप प्रोसीड कर सकते हैं। तो अगर आपको 10% का डिस्काउंट चाहिए तो आप AM001 कोड का इस्तेमाल करिएगा, ठीक है। तो ठीक है अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट, ठीक है। तो अब हमारा जो है, आज हम जो पढ़ रहे थे, हमारा जो पिछला क्लास था वो एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का था। तो एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड को हम आगे और कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करते हुए हम चलेंगे आगे। और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है, हम कुछ क्वेश्चंस पे आके रुके हुए थे, हमने ये लास्ट जो हमने किया था वो फ्रिडलक्राफ्ट एसाइलेशन किया था, ठीक है, फ्रिडलक्राफ्ट एसाइलेशन किया था। और यहाँ पे एग्जांपल्स थे और क्वेश्चंस थे। तो एग्जांपल देखिएगा यहाँ पे क्या एग्जांपल दे रहे हैं, गिव नेम्स ऑफ द रिएजेंट टू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशंस, हेक्सेन 1 ऑल टू हेक्सेनल, यानी अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल को आपको एल्डिहाइड में बदलना है। तो आप क्या ले लीजिए, पीसीसी ले लीजिए, ठीक है, ओके। पीसीसी ले लेंगे तो आपको क्या करेगा, वो बदल देगा किसमें, उसको एल्डिहाइड में बदल देगा ऑल को, क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग लेते हैं तो वो सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड तक जाता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, साइक्लोहेक्सेनॉल टू साइक्लोहेक्सेनोन, यानी साइक्लोहेक्सेनॉल है उसको बदलना है कीटोन में, तो आप एनहाइड्रस CrO3 ले लीजिएगा। तो एल्डिहाइड में बदलने के लिए हम पीसीसी का इस्तेमाल करते हैं जनरली, और कीटोन में बदलने के लिए हम CrO3 का इस्तेमाल करते हैं जनरली, ठीक है। अगला है पैराफ्लोरोटोल्विन से हम पैराफ्लोरोबेंजल्डिहाइड बनाना है। पैराफ्लोरोटोल्विन से पैराफ्लोरोबेंजल्डिहाइड, यानी टोल्विन CH3 को बदलना है हम लोग को CHO में। तो CH3 को CHO में बदलना है तो हम CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड ले लेंगे, हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप इसको, और दूसरा जो है आपका इटार्ड रिएक्शन, CrO2Cl2 ले लीजिए, बेरियम, ठीक है ना, CrO2Cl2 ले लेंगे तो ये भी, इससे भी क्या होता है, आपका इटार्ड रिएक्शन के थ्रू ये हो जाता है। अच्छा, चौथा आपका क्या है, इथेन नाइट्राइल टू इथेनल। तो इथेनल चाहिए तो हम डिवाल H यूज करेंगे। अगर हम डिवाल H की जगह पर SnCl2 HCl यूज कर लेते तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड तक कर सकता था, ठीक है ना, क्योंकि वहां पर उसके पास और भी H होते। तो इथेनल से हमें, इथेन नाइट्राइल से इथेनल करना है तो हमको डिवाल H यूज करना चाहिए। जब हमको रोकना हो, जैसे कंट्रोल्ड हमको करना हो, तो हम डिवाल H यूज करते हैं और डिवाल H से हम काम कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, एलाइल अल्कोहल फिर और है यहाँ पे, एलाइल अल्कोहल टू प्रोपिनल करना है, यानी 1 डिग्री अल्कोहल है, आपको उसको अल्डिहाइड बदलना है तो पीसीसी यूज कर लीजिए। अब ब्यूट 2 इन टू इथेनल है, तो ब्यूट 2 इन इथेनल है तो आपको क्या करना पड़ेगा इसको, तो ब्यूट 2 इन 4 कार्बन का है और इथेनल 20 से ही डिवाइडेड है बच्चों। आप जान रहे हैं कि यहाँ पे हम ओजोनोलिसिस कर देंगे, और इथेनल करना है तो इसलिए रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करेंगे, न कि ऑक्सीडेटिव, यानी हमको जिंक लेना पड़ेगा। अगर जिंक नहीं लेंगे तो जिंक क्या करेगा, उसको ऑक्सीडाइज कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, यानी इथेनोइक एसिड में उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, इसलिए जिंक लेना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। ये सारा चीज मैं बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ, इसीलिए तेजी से बता रहा हूँ जिससे आप लोगों का थोड़ा समय नष्ट ना हो। तो जो बच्चे नए बच्चे होंगे वो लेक्चर जरूर देखेंगे, पुराना देखेंगे, क्योंकि लेक्चर जो है बहुत कन्फाइंड है और लेक्चर जो है बहुत सिस्टमेटिक है और एनसीईआरटी पर ही कन्फाइंड चल रहा है, इधर उधर की कोई बात नहीं है।
और बिल्कुल कन्फाइंड वे में चल रहा है। तो लेक्चर इसलिए कन्फाइंड है बच्चों, आप लोगों का टाइम ज्यादा खर्च नहीं होगा। आप लोगों को 3 लेक्चर में, 3 लेक्चर्स में मैं सारे चैप्टर खत्म कर रहा हूँ। सारे चैप्टर मतलब हर एक चैप्टर आपका 3 लेक्चर में मैंने हेलोल्केन हेलोरिन्स खत्म किया था, 3 लेक्चर में मैंने अल्कोहल फिनॉल ईथर खत्म किया था, और 3 लेक्चर में मैं एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड खत्म करूंगा। 1 लेक्चर हो चुका है, दूसरा लेक्चर ये मैं कर रहा हूँ। राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। देखिए यहाँ पे बेंजीन है जिसमें एसाइलेशन करा रहे हैं, तो ये पार्ट लग जाएगा कहीं पर भी, बेंजीन में कहीं पर भी ये पार्ट आप लगा दो, ठीक है यानी। ओके बच्चे, यहाँ पे सीओ, जैसे मान लीजिए बेंजीन है तो आप यहाँ पे सीओ 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 C2H5 यहाँ पे आप लगा दीजिए, बेंजीन हो गया काम। देखिए डायल्काइल कैडमियम है, डायल्काइल कैडमियम है यहाँ पर, ठीक है, और CH3COCl है। तो डायल्काइल कैडमियम है तो ये CdCl2 को खा लेगा, CdCl2 को खा लेगा और आपका क्या बना देगा, ये कीटोन बना देगा। तो यानी CH3CO और एक साइड में आपको CH2C6H5 ये लगा देगा, 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। तो ये आपका कीटोन बनाने का काम आएगा। डायल्काइल कैडमियम से कीटोन बनाते हैं। HgSO4 और H2SO4 है, और हमारा ये क्या है, टर्मिनल एल्काइन है। तो ये टर्मिनल एल्काइन CH3C डबल बॉन्ड O, दो वाटर मॉलिक्यूल का ऐड होगा, बाद में एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो नेट एक ही वाटर मॉलिक्यूल का ऐड होता है, नेट एक ही वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है। तो वाटर मॉलिक्यूल का मार्कोनिकॉफ वे ऑफ एडिशन कराएंगे, 2 बार एडिशन कराओगे, लास्ट में एक ही कार्बन पे 2 OH आ जाएगा, जिसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, जिससे कि हमारा फिर से ये कीटोन बन जाएगा। तो यानी नेट एक ही वाटर मॉलिक्यूल का यहाँ पर इस्तेमाल होता है। और CrO2 Cl2 और H2 यहाँ पे लोगे बच्चे, तो ये आपका CH3 की जगह पर CHO आ जाएगा, ये आपका इटार्ड रिएक्शन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, अपने एनसीईआरटी को ओपन करते हैं। अगला पेज जो है बच्चों हमारा वो फिजिकल प्रॉपर्टीज का है, ध्यान से देखेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज। मिथेनॉल इज गैस एट रूम टेम्परेचर। तो मिथेनॉल जो है बच्चे सबसे छोटा एल्डिहाइड है, HCHO, जो कि गैस होता है रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। इथेनॉल जो है वो वोलेटाइल लिक्विड है, यानी लिक्विड है लेकिन उड़ता है, बहुत तेजी से इवेपोरेट होता रहता है। और बाकी अदर एल्डिहाइड्स आर एंड कीटोन्स आर लिक्विड और सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो अदर एल्डिहाइड्स और कीटोन जो होते हैं वो क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं या सॉलिड होते हैं। एसीटोन लिक्विड होता है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर हायर देन दैट ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स एंड ईथर्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। तो एक बात ध्यान रखिएगा, देखिए अल्कोहल जो है बॉइलिंग पॉइंट में सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि अल्कोहल के पास क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर आपका एल्डिहाइड, फिर आपका कीटोन, फिर आपका ईथर, और फिर आपका हाइड्रोकार्बन। ये आपका बॉइलिंग पॉइंट है अब तक का, और इसमें बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर हायर देन दैट ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड ईथर्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। इट इज ड्यू टू द वीक मॉलिक्यूलर एसोसिएशन इन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स अराइजिंग आउट ऑफ द डाइपोल इंटरेक्शन। तो जो हमारे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स होते हैं वो डाइपोल होते हैं, पोलर होते हैं। Also, their boiling points are lower than those of the alcohols of similar molecular mass due to the absence of intermolecular hydrogen bonding. तो अल्कोहल में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए अल्कोहल सबसे ज्यादा इसमें सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट का होता है। द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑफ मॉलिक्यूलर मास 58 एंड 60 आर रैंक्ड इन द ऑर्डर। देखिए यहाँ पे जो बताया गया है, प्रोपेन 1 ऑल, इसका बॉइलिंग पॉइंट 370 है। एसीटोन, प्रोपेनल, यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको सही कर दूं। कीटोन देन एल्डिहाइड। तो एसीटोन का 329 है, फिर प्रोपेनल का 322 है, फिर मेथॉक्सी इथेन ईथर है 281 है, और उसके बाद आपका ये आपका एन ब्यूटेन है 273। तो सबका लगभग कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास है,
2 का डिफरेंस है, 2 यूनिट का, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से हमारा बॉइलिंग पॉइंट का ये ऑर्डर बनता है, किसके लिए, एल्डिहाइड कीटोन एल्डिहाइड कीटोन और हमारा एल्कोहल, हाइड्रोकार्बन और ईथर के लिए, जितना अब तक पढ़े। कार्बोक्सिलिक एसिड अभी इसमें इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया है, उसको भी इनकॉर्पोरेट मैं करूंगा आगे चलकर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। द लोअर मेंबर्स ऑफ एल्डिहाइड्स इन कीटोन्स सच एज मिथेनल एंड इथेनल and propanone are miscible with water in all proportions। जो एल्डिहाइड और कीटोन के लोअर मेंबर्स हैं, जैसे कि मिथेनल हो गए, इथेनल हो गए, वो पानी में, और प्रोपेनोन हो गए, वो पानी में पूरे हर प्रोपोर्शन में पानी में क्या होते हैं, डिजॉल्व होते हैं, वो मिसिबल होते हैं, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। लेकिन जो हायर मेंबर्स होते हैं, वो उनका जो वो होता है, एल्काइल पार्ट होता है, लंबा होता है, जिससे कि वो हाइड्रोफोबिक होने की वजह से पानी में उतना डिजॉल्व नहीं करता। लेकिन the lower members of aldehyde ketones such as methanol, ethanol and propanone are miscible with water। तो lower members of aldehydes and ketones such as methanol, ethanol and propanone are miscible with water in all proportions because they form hydrogen bond with water। However, the solubility of aldehydes and ketones decreases rapidly on increasing the length of alkyl chain। एल्काइल चेन जैसे जैसे बढ़ेगी, वैसे वैसे क्या होगा बच्चे, वो मिसिबिलिटी कम होती जाती है। ऑल एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर फेयरली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, ईथर, मिथेनॉल, क्लोरोफॉर्म एटसेट्रा। सारे के सारे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में फेयरली सॉल्युबल होते हैं, ठीक ठाक सॉल्युबल होते हैं, जैसे कि बेंजीन में, ईथर में, मिथेनॉल में, क्लोरोफॉर्म में एटसेट्रा में। द लोअर एल्डिहाइड्स हैव शार्प पंजेंट ओडर। तो लोअर एल्डिहाइड्स होते हैं, बहुत तीक्ष्ण उसकी गंध होती है, बहुत तेज स्मेल होती है, और ये परफ्यूम वगैरह में इस्तेमाल होते हैं। तो बड़े बड़े एल्डिहाइड्स कीटोन्स होंगे ना, बहुत भीनी भीनी महक होगी। आपने देखा होगा कि कोई कोई परफ्यूम बहुत तेज होता है, बहुत तेज उसकी स्मेल आती है, और कोई कोई परफ्यूम में बड़ी बड़ी धीमी धीमी स्मेल होती है। तो जो लार्ज मेंबर्स होते हैं एल्डिहाइड कीटोन्स के, वो बहुत आराम से धीमे धीमे उनका फ्रेगनेंस आता है, और जो लोअर मेंबर्स होते हैं वो पंजेंट ओडर्स होते हैं उनकी। तो लोअर एल्डिहाइड्स, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, लोअर एल्डिहाइड्स जो होते हैं बच्चे, लोअर एल्डिहाइड्स हैव शार्प पंजेंट ओडर। As the size of the molecule increases, the odor becomes less pungent and more fragrant। खुशबू आती है। In fact, many naturally occurring aldehydes and ketones are used in the blending of perfume and flavoring agent। तो blending of perfume और flavoring agent के फॉर्म में इसको इस्तेमाल किया जाता है, जो naturally occurring aldehydes और ketones होते हैं। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, arrange the following compounds in increasing order of their boiling points। तो एल्डिहाइड है, अल्कोहल है, ईथर है और एल्केन है, और सबका मॉलिक्यूलर मास एक जैसा लगभग है। तो सबसे ज्यादा अल्कोहल होगा नंबर 1 पे, ठीक है, फिर आपका एल्डिहाइड होगा नंबर 2 पे, फिर आपका ईथर होगा नंबर 3 पे, और 4 पे होगा। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में उल्टा कर दो, क्योंकि बढ़ता हुआ ऑर्डर करना बाप बेटा। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ता हुआ ऑर्डर, ठीक है। तो ऑर्डर बढ़ते हुए इसको उल्टा कर दो। तो सबसे जो कम वाला होगा उसको सबसे पहले लिखिए। तो नंबर 1 पे आपका आ जाएगा क्या, एल्केन, फिर आपका ईथर, 3 पर एल्डिहाइड और 4 पर आपका एल्कोहल। ये हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, इसकी वजह आप जानते हैं। अगला पेज हमारा एनसीईआरटी का, सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ एडिशन रिएक्शन। मैं देखता हूं कोई पेज मिस तो नहीं हो गया। हाँ, लगता है कि एक पेज मिस हो गया है। मिस मतलब आगे चला गया है, उसको भी मैं लेते आता हूं।
हाँ, ये हमारा पेज नंबर 365 था और 366 पेज पे हमको आना है। दिस इज द 366 पेज। चलिए, केमिकल रिएक्शंस। एक इंटेक्स क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो इजी है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग, इंक्रीज करना है। सबसे पहला जो है, जो होगा नंबर 1 पे, ये हमारा होगा एल्केन होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले नंबर, फिर सेकंड नंबर पे हमारा होगा ईथर होगा, और फिर थर्ड नंबर पे एल्डिहाइड होगा, चौथे नंबर पे एल्कोहल होगा। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर। चलिए, केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे। केमिकल रिएक्शंस में सिंस एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स बोथ possess the carbonyl functional group, they undergo similar chemical reactions। ध्यान से समझिएगा, since aldehydes and ketones both possess the carbonyl functional group, they undergo similar chemical reactions। एल्डिहाइड और कीटोन्स जो है एक ही जैसे केमिकल रिएक्शंस शो करते हैं, क्योंकि उनके पास एक ही जैसा क्या है, एक कार्बोनिल फंक्शन ग्रुप है। तो कार्बोनिल जो होता है वो एक प्लेन में लाई करता है। देखिए यहाँ पे एक प्लेनर स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एक प्लेन में लाई करता है, और इसमें जो है मैंने बताया था आप लोगों को कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो पहले अटैक करता है। यहाँ पे अनसैचुरेशन यहाँ पर भी है। अगर यही अनसैचुरेशन कार्बन कार्बन के बीच में होता तो इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करता, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन जो है सिमेट्रिकली अरेंज्ड है और इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करेगी। ठीक है, यहां पर न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करता है, और न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कहां पर, कार्बन पर। यहां पर क्यों यहां पर अटैक करता है, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई है, क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींच लिया है अपनी तरफ। इवेंचुअली ज्यादा खींच लेता है वहां पर। ठीक है बच्चे, और इसलिए वहां पर ज्यादा क्या होती है, कमी हो जाती है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की ज्यादा कमी आती है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर ज्यादा जाके अटैक करता है। तो पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तब आके इलेक्ट्रोफाइल, इसलिए इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं। न्यूक्लियोफाइल, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल फॉलोड बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो एडिशन ऑफ followed by the तो एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल फॉलोड बाय द एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल। ये होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में देखिए, कंट्रेरी टू द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑब्जर्व्ड इन एल्कीन, कंट्रेरी टू द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑब्जर्व्ड इन एल्कीन, द एल्डिहाइड्स एंड, ये बता रहा है एडिशन रिएक्शन जो एडिशन रिएक्शन एल्कीन में होता था उसके उल्टा यहाँ पे क्या होता है, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो वहां पर क्या था, एडिशन रिएक्शन क्या था, इलेक्ट्रोफिलिक था। किसमें, एल्कीन्स में। तो एल्कीन्स में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है ये समझिए। A nucleophile attacks the electrophilic carbon atom of the polar carbonyl group of a direction approximately perpendicular to the plane of the sp2 hybridized orbital of carbon compound। ये क्या कह रहे हैं समझिए इसको। देखिए, एक प्लेन में हमारा सीओ होता है। सीओ जो है एक प्लेन होता है, और दोनों आर जो है, यानी जो भी हमारे आर लगे हो या एच लगे हों कार्बन पे, वो भी एक ही प्लेन में होते हैं। और जो वैकेंट ऑर्बिटल, जो कार्बोनिल कार्बन पे जो हमारा कार्बन पे जो हमारा वैकेंसी क्रिएट हो रही है, यानी जो हमारा खींच रहा है, ऑक्सीजन खींच दे रहा है, तो एक कार्बोकटायन वहां बन रहा है। अगर बॉन्ड को तोड़ लेता है अपनी तरफ, तो वहां पे कार्बोकटायन बन जाता है। देखिए यहाँ पर अगर बॉन्ड को तोड़ लेता है, सपोज करो यहाँ पे कार्बन है और इसने बॉन्ड को तोड़ लिया ऑक्सीजन ने, तो यहां पर एक परपेंडिकुलर एक हमारा वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट हो जाता है, और इसी वैकेंट ऑर्बिटल में हमारा कोई न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करता है। समझिएगा ध्यान से। तो ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि द न्यूक्लियोफाइल अटैक्स द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम ऑफ द पोलर कार्बोनिल ग्रुप फ्रॉम ए डायरेक्शन अप्रोक्सीमेटली परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। तो पहले कार्बन जो है यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। पाई बॉन्ड जो है वो पैरेलल p ऑर्बिटल से बना था, तो पाई बॉन्ड टूट गया,
और यहाँ पर कार्बोकैटायन क्रिएट हुआ जिस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, अब जो है जैसे ये इस पे जुड़ गया न्यूक्लियोफाइल, तो अब देखिए क्या हो गया, एक न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आ गया और यहाँ पर O माइनस है। अब ये जो है हाइब्रिडेशन जो है हो गया sp3, तो sp2 से sp3 हो गया। तो द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन चेंजेस फ्रॉम sp2 to sp3 इन दिस प्रोसेस एंड ए टेट्राहेड्रल एल्कोक्साइड इंटरमीडिएट इज प्रोड्यूस्ड। तो ये एल्कोक्साइड है क्योंकि अभी ऑक्सीजन पर चार्ज है माइनस, इज प्रोड्यूस्ड। दिस इंटरमीडिएट कैप्चर्स अ प्रोटॉन फ्रॉम द रिएक्शन मीडियम। अब ये किसी इलेक्ट्रोफाइल को कैप्चर करेगा टू गिव द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल प्रोडक्ट। अब ये किसी, मान लो यहाँ पे प्रोटॉन अगर है H+ है तो उसको कैप्चर कर लेगा और क्या बन जाएगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे OH बन जाएगा, राइट। तो द नेट रिजल्ट इज द एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड H+ अक्रॉस द डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड एज शोन फिगर। तो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के अक्रॉस एक न्यूक्लियोफाइल और एक H+ बेटा ऐड होते हैं। अब इनकी रिएक्टिविटी देखिए, तो अब समझो रिएक्टिविटी कैसे समझ सकते हो, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा कार्बन पर उतना ज्यादा रिएक्टिव। अब कार्बन पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए उसके आस अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, ज्यादा कैसे रहेगा, या तो उसके बगल में कोई ऐसा ग्रुप लगा हो जो इलेक्ट्रॉन को और उससे खींच रहा हो, उसको और पॉजिटिव बना रहा हो, या तो, और दूसरा ये एक ऐसा हो सकता है जिसको और पॉजिटिव बना रहा हो, और अगर कम पॉजिटिव चार्ज कम कर रहे होंगे तो रिएक्टिविटी कम होगी, रिएक्टिविटी घट जाएगी। तो देखिए समझिए, यहां पर जैसे आपके पास एल्डिहाइड होता है, तो एल्डिहाइड में सबसे सिंपलेस्ट एल्डिहाइड है फॉर्मल्डिहाइड, और यहाँ पे मान लो ये टूट गया, यहाँ प्लस है, तो H कुछ नहीं करता। और सपोज करो यहाँ पर मैं कार्बन, और यहाँ पर कार्बन है यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने CH2 और NO2 लगा दिया जो कि बहुत जबरदस्त खींचेगा, और यहाँ पे H लगा दिया, यहाँ पे माइनस और यहाँ प्लस। अब ये NO2 जो है खींच करके -I से खींचेगा बहुत तगड़ा और इसको बहुत बढ़ा देगा, और H कुछ नहीं कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज को बहुत बढ़ा दिया, H कुछ नहीं कर रहा है, जैसा है वैसा ही रहने दे रहा है। अब देखिए अगर यहाँ पे CH3 लगा दिए, यानी एक हायर एल्डिहाइड बनाया हमने, तो एक CH3 इसको देगा, प्लस को क्या करेगा, ये कम करेगा, प्लस को कम करेगा, क्योंकि दे रहा है इलेक्ट्रॉन तो प्लस को कम करेगा। उसके बाद से अगर हम कीटोन की बात कर लें, दोनों साइड से मान लीजिए हमको CH3 लगा दिया गया और यहाँ प्लस है, यहाँ पे O माइनस है, तो ये दोनों साइड से इसको मिल रहा है और ये बहुत कम होगा। तो अगर देखा जाए रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी, स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो रिएक्टिविटी अगर ऑर्डर देखा जाए बच्चों, रिएक्टिविटी ऑर्डर, तो सबसे रिएक्टिव होगा जिससे सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो, यानी सबसे रिएक्टिव हमारा होगा कौन, ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, क्योंकि सबसे कम चार्ज होगा जो, वो सबसे कम रिएक्टिव होगा, और सबसे ज्यादा चार्ज वाला सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। सबसे कम चार्ज वाला सबसे ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी का इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो ये सिचुएशन होती है बच्चे। अब रिएक्टिविटी की बात हम करें तो एल्डिहाइड्स आर जनरली मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ऑब्वियसली बात है। रिएक्शंस ड्यू टू स्टेरिक एंड इलेक्ट्रॉनिक रीजन। अब देखिए स्टेरिक रीजन भी कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक रीजन भी कर रहे हैं। स्टेरिक रीजन होता है कि ज्यादा भीड़ भाड़ रहेगी तो न्यूक्लियोफाइल को आने में तकलीफ होगी, ये बात बोल रहे हैं। जैसे यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे दो CH3 है, तो कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा तो उसको रिपल्शन क्रिएट होगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल खुद भी क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, वो आ रहा है। तो अगर वहां पे ज्यादा भीड़ भाड़ होगी तो उसको मुश्किल होगी आने में। तो दो कारण हो सकते हैं, एक कारण होता है स्टेरिक कारण, स्टेरिक रीजन, क्योंकि वो स्टेरिक रीजन से न्यूक्लियोफाइल को रिपल्शन फील होगा, और दूसरा कारण है हमारा इलेक्ट्रॉनिक रीजन। इलेक्ट्रॉनिक रीजन अभी हमने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रॉनिक रीजन क्या हो सकता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। स्टेरिकली द प्रेजेंस ऑफ टू relatively large substituent in ketones hinders the approach of nucleophile to carbonyl carbon than in the aldehydes having only one
सच सब्स्टिट्यूएंट। एल्डिहाइड में केवल एक ऐसा एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट होता है और कीटोन में दोनों साइड में ऐसे सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, इसलिए कीटोन में ज्यादा क्या है, हिंड्रेंस है। Electronically, aldehydes are more reactive than ketones because two alkyl group reduces the electrophilicity of carbonyl carbon more effectively than the former, यानी कीटोन की तुलना में। तो एल्डिहाइड्स देखो, आप समझिए, एल्डिहाइड्स कीटोन में क्या होता है कि दो एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं जो कि कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कम करते हैं, यानी कार्बोनिल कार्बन की पॉजिटिव चार्ज को कम करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमारा CH3 है और ये हमारा CH3 है, तो ये इसको दे करके इसके चार्ज को कम कर रहा है, चार्ज को कम कर रहा है। तो इस वजह से क्या होता है, ये चार्ज कम होता है, इसके अंदर रिएक्टिविटी घटती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने के लिए। Would you expect benzaldehyde to be more reactive or less reactive in nucleophilic addition reaction? अब देखो, बेंजल्डिहाइड में क्या है, कार्बोनिल कार्बन जो है वो पॉजिटिव चार्ज उसका होगा, जो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, तो ये सबसे कम हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। ये फॉर्मेल्डिहाइड सबसे कम होगा ना, ये आपका कीटोन से भी कम हो जाएगा। तो वुड यू एक्सपेक्ट, तो यहाँ देखो, द कार्बन आइटम ऑफ कार्बन का ग्रुप बेंजल्डिहाइड इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक देन द कार्बन आइटम ऑफ द कार्बन ग्रुप प्रेजेंट इन द प्रोपेनॉल। The polarity of carbonyl group is reduced in benzaldehyde due to the resonance as shown below। ठीक है, तो ये प्रोपेनॉल से भी लेस रिएक्टिव होगा, क्योंकि जो कार्बोकैटायन बनेगा वो क्या होगा, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप ये बात समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रही है बात ये। चलिए, सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, ध्यान से। तो कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के रिएक्शंस और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन के रिएक्शंस को यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे। पहला रिएक्शन है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, HCN। HCN में H प्लस और CN माइनस बनेगा, तो पहले CN माइनस का अटैक होगा, हमारा ये क्या टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनेगा, यहाँ पे CN जुड़ गया, यहाँ पे O माइनस आ गया। अब इस पर हम प्रोटॉन लगाएंगे, तो यहाँ पे साइनोहाइड्रेट बन जाएगा, इजी है। अब यहाँ पे पढ़िए, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स रिएक्ट विथ हाइड्रोजन साइनाइड टू यील्ड साइनोहाइड्रेंस, ये साइनोहाइड्रेट। दिस रिएक्शन अकर्स वेरी स्लोली विथ प्योर HCN। अगर आप प्योर HCN ले लोगे तो बहुत स्लो अकर करेगा, क्योंकि देखिए होता क्या है कि CN जो है वो साइनाइड आयन जो है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, और इसको जो है आपको कैटलाइज करना पड़ता है। देखिए यहाँ पर, देयरफॉर इट इज कैटलाइज्ड बाय अ बेस एंड generated cyanide being a strong nucleophile readily add to the carbonyl compound to yield corresponding cyanohydrate। ठीक है, तो साइनाइड को एक्टिव करने के लिए आपको यहाँ पर एक बेस लगाना पड़ता है, जिससे कि वो एक्टिव हो जाए, एक्टिव होकर के क्या करे, अपना अटैक करे, ठीक है ना। तो दिस अकर्स वेरी स्लोली विथ प्योर HCN। अगर आप प्योर HCN लोगे तो बहुत स्लो एक्ट करता है, और आप बेस ले लेते हो साथ में तो तेजी से एक्ट करता है, ठीक है। चलिए, साइनोहाइड्रेंस आर वेरी यूजफुल इंटरमीडिएट्स। क्यों कहते हैं इंटरमीडिएट्स वेरी यूजफुल, क्योंकि इससे आप बहुत कुछ बना सकते हो। यानी साइनो पर, ये साइनो कंपाउंड है, तो अभी हमने पीछे स्टीफेंस रिएक्शन पढ़ा था, डिवाल एच पढ़ा था, इस पर आप रिडक्शन कर सकते हैं, इस पर आप हाइड्रेशन कर सकते हैं, तो बहुत सारी कुछ बना सकते हैं। तो साइनो पर आप हाइड्रेशन करते जाइए, रिडक्शन करते जाइए, एमाइड्स बनेंगे, अमीन्स बना सकते हो, प्राइमरी एमाइड बना सकते हो, इस पे आप कई सारे और भी कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकते हो, बहुत सारी चीज बना सकते हो आप साइनो से, ठीक है। तो CN से आप वाटर का एडिशन करते जाइए तो कार्बोक्सिलिक एसिड लास्ट में बन जाता है, ठीक है। और अगर आप इसका रिडक्शन करते जाइए तो क्या बन जाता है बेटा, वो प्राइमरी एमीन बन जाता है। एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, मैं आपको थोड़ा सा इसको समझा देता हूं, CN वाला, आपको मैं CN वाला थोड़ा समझा देता हूं। देखिए, सपोज कीजिए हमारा ये CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N है, मैंने इस पर हाइड्रोजन का एडिशन यानी रिडक्शन करा रहे हैं निकल के प्रेजेंस में। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड NH, ये इमीन बन गया। फिर इसका कराइए H2 से। देखिए यहां पर हम क्या करा रहे हैं, यहां पर हम रिडक्शन करा रहे हैं, तो फिर कराइए तो CH2 बन गया और NH2 बन गया, ये 1 डिग्री एमीन बन गया, ठीक है। और अगर यहां पर आप क्या करते, इसका हाइड्रोलिसिस कर देते वाटर से,
तो मार्कोनिकॉफ वे ऑफ एडिशन से N को मिलता है H और C को मिलता है OH। देखिए क्या बनता है यहाँ पर, आपका प्राइमरी एमाइड बन जाता है बच्चों। ठीक है, प्राइमरी एमाइड बन जाता है। अच्छा, इसके बाद फिर अगर इसका आप H2O का एडिशन कराते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो CH3 CH2, इस पर आएगा OH, इस पर आएगा NH। ठीक है, ये आएगा। और फिर ये H2 का एडिशन इस पर एक और होगा, तो CH3 NH2 सॉरी CH2 COH OH और ये आ जाएगा NH2 और फिर वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, तो यहाँ पे प्राइमरी एमाइड बन जाएगा, जो कि वहां पे हमने बनाया था। ये 1 डिग्री एमाइड बन गया। फिर इस पर वाटर का एडिशन करा दो, CH3 CH2 COOH और अमोनिया निकल जाएगा। तो आप साइनों के लिए मैं जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि ये बहुत अच्छा इंटरमीडिएट्स होता है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना अच्छा इंटरमीडिएट है, कितनी सारी चीजें बना रहा है। तो साइनोहाइड्रिन बहुत सारी चीजें बनाता है बच्चों, इसलिए साइनोहाइड्रिन से बहुत कुछ हम सीख सकते हैं और बना सकते हैं। ओके, एडिशन ऑफ सोडियम सल्फाइड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, एक बार इसको मैं और दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को, ये आपको दिखा दे रहा हूँ, ये आप देख लीजिए और इसका आप इसको नोट कर सकते हैं। एक मिनट का ब्रेक ले रहा हूं, मैं तुरंत हाजिर होता हूं आप लोगों के सामने। ब्रेक ऑफ 1 मिनट ओनली। विद इन 1 मिनट में आपके सामने अवेलेबल हो गया फिर से। तो ये आप देख रहे होंगे कि किस तरह से हमारा साइनो कंपाउंड जो होते हैं, साइनो, वो कई जगह पर इस्तेमाल हो सकते हैं। एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, देखिए NaHSO3, ये आपका सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइट है, सल्फाइट, और ये एल्डिहाइड्स के लिए बहुत अच्छा होता है। ये एक्चुअली रिवर्सिबल रिएक्शन होता है और एल्डिहाइड्स के लिए राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है, इसलिए एल्डिहाइड और कीटोन को सेपरेट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। सोडियम हाइड्रोजन sulfide adds to the aldehydes and ketones to form addition products. The position of the equilibrium lies largely to the right hand side for most aldehydes and to the left for most ketones due to steric regions. ध्यान से समझिएगा, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो राइट साइड में शिफ्ट करता है ज्यादातर, राइट साइड फॉर द मोस्ट एल्डिहाइड्स, सबसे ज्यादा एल्डिहाइड्स के लिए, और कीटोन्स के लिए लेफ्ट साइड में होता है, क्योंकि स्टेरिक कीटोन में ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से वो उधर क्यों नहीं जाता। द हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन कंपाउंड इज वाटर सॉल्युबल, तो हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन कंपाउंड होते हैं वाटर सॉल्युबल होते हैं और कैन बी कन्वर्ट बैक टू द ओरिजिनल कार्बोनिल कंपाउंड बाय ट्रीटिंग विद डाइल्यूट मिनरल एसिड और अल्कली। यानी जब यहाँ पे बन जाता है ये सोडियम बाइसल्फाइड एडिक्ट बन जाता है, बाइसल्फाइड एडिक्ट बन जाता है, तो फिर इसको पानी में डाल करके आप फिर से जो है करस्पॉन्डिंग जो आपका एल्डिहाइड है उसको आप फिर से रीगेन कर सकते हो। यानी हमारा एल्डिहाइड और कीटोन का सपोज करो मिक्सचर है, तो एल्डिहाइड उससे ज्यादा जो है प्रेफरेबली उससे रिएक्ट करके
ये बना लेगा, क्रिस्टलाइन बाइसल्फाइड एडेट बना लेगा, और कीटोन जो है वैसे छूट जाएगा। इसको आप निकाल लो, इसके क्रिस्टल है तो इसको छान के निकाल लो, और फिर से इसको पानी में डिजॉल्व करके वो एल्डिहाइड फिर से रीगेन कर लो। तो इसे सेपरेशन में हम यूज कर लेते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन के को सेपरेट करने के लिए हम एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड एडेट का इस्तेमाल करते हैं। तो सोडियम बाइसल्फाइड अगर आप ऐड कराते हो तो उसका एल्डिहाइड्स का जो होता है वो क्रिस्टल बनते हैं, और एल्डिहाइड्स के क्रिस्टल को आप पानी में डिजॉल्व करके वापस से एल्डिहाइड उसको रीगेन कर लेते हो, और हमारा कीटोन उससे सेपरेट होता है। Therefore, these are useful for the separation and purification of aldehyde. आता है एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अभी हमने अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर खत्म किए हैं, जिसमें हमने एडिशन कार्बन पर हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एडिशन कराया था और उसमें प्रोडक्ट्स बनाए थे। तो जो बच्चे इसको नहीं पढ़े हैं तो वो मेरा अल्कोहल फिनॉल ईथर का लेक्चर पढ़ लेंगे। 3 लेक्चर मैंने खत्म किया है, उसमें जो है सेकंड लेक्चर या थर्ड लेक्चर में ये रिएक्शन होगा, तो जरूर आप देख लीजिएगा। एडिशन ऑफ अल्कोहल्स देखिए, यानी हम एल्डिहाइड और कीटोन पर एडिशन ऑफ अल्कोहल कर रहे हैं। तो इससे क्या बनता है, एसिटल और कीटल, एसिटल और कीटल बनता है। एल्डिहाइड से एसिटल बनेगा और कीटोन से कीटल बनेगा। आप अल्कोहल का दो मॉलिक्यूल का एडिशन कराना पड़ेगा, देखिए कैसे होता है। Aldehydes react with one equivalent of monohydric alcohol in presence of dry HCl gas to yield alkoxy alcohol intermediate known as hemiacetals। देखिए कैसे बनता है ये समझिएगा, कैसे बनता है ये समझिएगा। RCHO गैस होती है, RCHO लेते हैं और हम HCl गैस के प्रेजेंस में अल्कोहल से रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, HCl गैस के प्रेजेंस में हम अल्कोहल से रिएक्शन कराते हैं। देखिए कैसे कराते हैं। आपका यहां पर होता है हमारा RCHO हम लेंगे, RCH RCHO, ठीक है, और यहां पर हम R-OH से रिएक्शन करा। तो ये जो H डेल्टा प्लस है और डेल्टा माइनस है, तो ये बॉन्ड इधर टूटेगा तो माइनस वाला पार्ट यहां जाएगा और प्लस वाला पार्ट इस पर आएगा। तो RCHOH और OR-, ये आपका हेमी एसिटल बन गया है। दिस इज हेमी एसिटल। अब इसके बाद फिर अगर हम यहां पर क्या करते हैं, R' सपोज कीजिए R-OH ले लिया गया, तो जो OH है ये जो H प्लस है ये जाकर के इस पर प्रोटोनेशन देगा, और प्रोटोनेशन देगा तो वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, तो R-O माइनस जो है वो इस कार्बन पर अटैक कर जाएगा। देखिए इस तरह से यहां पर ये H और H हुआ, यहां प्लस हुआ, यहां पे OR-। अब ये आपका जो OR- माइनस है ये यहां पे टूटा और इसका अटैक यहां पर हो गया। इसको बोलते हैं एसिटल, और ये था आपका हेमी एसिटल। तो इस तरह से हम अगर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल लेते हैं तो हमारा पहले हेमी एसिटल बनता है और फिर बनता है एसिटल। और एसिटल क्या होते हैं, डाई अल्कॉक्सी। एसिटल जो है वो नथिंग, दे आर डाई अल्कॉक्सी एल्केन, है ना, जेम डाई अल्कॉक्सी कंपाउंड होते हैं। आप देख सकते हैं ये क्या एक ही जगह पे जमे हुए 2 अल्कॉक्सी, है ना। तो what are acetals which further react with one more molecule of alcohol to give a gem dialkoxy compound known as acetal shown in the reaction। तो यही हमारा एसिटल है जो कि जेम डाइअल्कॉक्सी एल्केन है। तो जेम डाइअल्कॉक्सी मतलब एक ही जगह पर जमे हुए 2 अल्कॉक्सी। अब कीटोन्स रिएक्ट विथ इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल क्या है,
मोनोहाइड्रिक न होकर के डाइहाइड्रिक अल्कोहल है। इथाइलिन ग्लाइकॉल इज डाइहाइड्रिक अल्कोहल। सिमिलर कंडीशंस टू फॉर्म साइक्लिक प्रोडक्ट नोन एज इथाइलिन ग्लाइकॉल कीटल्स। अब देखिए कीटल्स देते हैं। अब कीटल्स क्या होते हैं और कैसे होते हैं यहां समझिए। देखिए समझिएगा यहां पे आर कभी कभी पेन सेलेक्ट करने में थोड़ा सा लेट हो जाता है बच्चों। हाँ देखो मैंने सेलेक्ट पहले किया था लेकिन दे दो आर सी आर ये है और यहां पर बॉन्ड टूटेगा और यहां पे समझना तुम लोग ओ एच CH2 ओ एच। ठीक है यहां पर ये O माइनस बनेगा बॉन्ड टूटते ही और ये इसका लोन पेयर यहां इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये जो H प्लस है ये इस पे अटैक करेगा। तो पहले क्या बनेगा देखो यहां पे ध्यान से RCr OH। ध्यान से समझिएगा OH बन गया। अब ये CH2OH ये हो गया। अब ये OH फिर लोन पेयर इसको इस H को उठाएगा तो ये OH2 प्लस बनेगा। OH H प्लस बनेगा और ये जो है CH2 O माइनस जो है अब ये यहां से निकलेगा और इसका इस पे अटैक हो जाएगा। ठीक है तो जब अटैक हो जाएगा तो ये RCr O CH2 O ये तो ये आपका बन गया क्या कीटल इथाइलिन ग्लाइकॉल कीटल। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मैं दिखा दिया आपको कि किस तरह से रिएक्शन होगा। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता दिया। तो यहां पर इस तरह से करते हैं। ठीक है और ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड लेते हैं जो कि ऑक्सीजन को प्रोटोनेट करता है। जो हम यहाँ पे ड्राई HCl ले रहे हैं वो यहाँ पर प्रोटोनेट करता है। तो ड्राई HCl जैसे ही मैंने यहाँ पे दिखाया ना कि ये H जाके इसको प्रोटोनेट कर रहा है तो एक्चुअली ड्राई HCl ही प्रोटोनेट कर रहा है। ठीक है ड्राई HCl जो है वही प्रोटोनेट कर रहा है। ये बात ध्यान रहे। ठीक है बच्चों तो यहाँ पे मैं दिख रहा हूं ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड प्रोटोनेट्स द ऑक्सीजन ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड एंड देयरफॉर इंक्रीजेस द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ द कार्बोनिल कार्बन। इसको फैसिलिटेट करता है इसकी कार्बन कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी की यानी उस पर जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज उसको फैसिलिटेट करता है। तो एंड फैसिलिटेट द कार्बन कार्बन टू रिएक्ट विद द न्यूक्लियोफाइल। ठीक है बच्चों to react the nucleophile attack on the attack of ethylene glycol. Acetyl and ketones are hydrolyzed with aqueous mineral acids to yield corresponding aldehydes and ketones। यानी जो कीटल्स होते हैं वो सोडियम बाइसल्फाइड की तरह ही पानी में डिजॉल्व होकर के अपने करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दे देते हैं। तो ये बात ध्यान रहे। चलिए एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स का एडिशन देखते हैं। चलिए इसको करते हैं इसको हम समझते हैं थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। देखो
सपोज कीजिए ये हमारा कार्बोनिल कार्बन है और इसका हम लोग अमोनिया से रिएक्शन करा रहे हैं। अमोनिया का 2H इधर लिख रहे हैं और 1H इधर। तो एक्चुअली होता क्या है कि ये 2H इस ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करता है और बनता क्या है हमारा यहाँ पर C डबल बॉन्ड NH बन जाता है और इसको हम लोग बोलते हैं इमीन। इमीन बोलते हैं। यहीं पर अगर हम अब यहाँ पर आप समझिएगा 2H हमको चाहिए, यानी अगर हम अमोनिया का डेरिवेटिव बना ले, यानी यहाँ पे H2 कर दें और यहाँ पे R कोई प्राइमरी अमीन कर लें। यहाँ पे अमोनिया था तो इमीन बन गया, यहाँ पर हम 1 डिग्री अमीन कर ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, C डबल बॉन्ड N R बन जाता है। तो ये सब्स्टिट्यूटेड इमीन होता है, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड इमीन। ठीक है, इसी को हम शिफ्ट बेस भी कहते हैं। अब देखो यहां पर अगला अगर हम यहां पर लेते हैं डेरिवेटिव, मान लीजिए यहां पे हम लोग लेते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन, इसका नाम है हाइड्रोक्सिल अमीन। तो ये H देखो हमें हर केस में क्या हो रहा है, हर केस में हमारा जो है जो 2H है अमोनिया का वो O के साथ जाकर के वाटर मॉलिक्यूल बना रहा है। ठीक है, ये दोनों H जो है वाटर मॉलिक्यूल से, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये जहां पे ये O चला जा रहा है, ये O जो है ये चला जा रहा है वाटर के H के साथ, 2 हाइड्रोजन एटम के साथ ये चला जा रहा है। ठीक है, और ये डबल बॉन्ड से जुड़ जा रहा है, N से जो है वो डबल बॉन्ड से जुड़ जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर C डबल बॉन्ड NOH, इसको बोलते हैं बच्चों ऑक्साइम, इसको बोलते हैं ऑक्साइम। ये है सब्स्टिट्यूटेड इमीन, ये है इमीन। अब अगर अगला हम अगर मान लेते हैं H2N NH2, देखो N के साथ ये बॉन्ड नहीं रहेगा तो मैं बॉन्ड यहां से हटा दे रहा हूं ये चीज। तो NH2 NH2 ये आपका है हाइड्राजीन। तो हाइड्राजीन है तो ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड N NH2, ये बन जाएगा बच्चों हाइड्राजोन, इसको बोलते हैं हाइड्राजोन। यहां पे भी क्या है, NH2 का 2H जो है वो कार्बोनिल के O से रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल बना लेगा और हाइड्राजीन से हाइड्राजोन बन जाएगा, ये जोन है। तो इसका जो ये 2H चला गया और यहाँ पे जोन ZON, हाइड्राजोन। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या है, अगला मान लीजिए हम यहाँ पे जोड़ते हैं, हम किस पे जोड़ रहे हैं आप ये ध्यान रखिएगा, C डबल बॉन्ड O पर हम काम कर रहे हैं। तो अगला डेरिवेटिव अगर हम लेते हैं NH2 और यहां पर फिनाइल हाइड्राजीन ले लेते हैं, यानी यहां पर हम C6H5 ले लेते हैं, इसको हम फेनिल हाइड्राजीन बोलते हैं, यानी क्योंकि फेनिल लगा दिया हाइड्रोजन पर तो फेनिल हाइड्राजीन। तो क्या बन जाएगा, फेनिल हाइड्राजोन बन जाएगा। डबल बॉन्ड N, C पर डबल बॉन्ड N, एक N ये चला गया, H2 चला गया इसका, दूसरा N इस पर C6H5 या PH लिख दो खाली, इस पर केवल PH भी लिख सकते हो। तो ये फेनिल हाइड्राजोन बन गया, फेनिल हाइड्रोजोन बन गया। तो आपने देखा कि किस तरह से अमोनिया सा एक H निकाल करके R लगाए तो 1 डिग्री अमीन से इमीन बन गया, अमोनिया से इमीन बना था, फिर अमोनिया से ही हम एक H हटा करके OH लगा दिए, हाइड्रोक्सिल अमीन बन गया, हाइड्रोक्सिल अमीन को रिएक्ट कराए कार्बोनिल से तो ऑक्साइम बन गया,
ठीक है, हाइड्रोक्सिल से ऑक्साइड बन गया। फिर हमने अमोनिया के एक एच को हटा करके NH2 लगाया, तो उसका डेरिवेटिव बना हाइड्राजीन, जिसका रिएक्शन कराया हमने कार्बन कार्बन से, तो हाइड्राजोन बन गया। अब हमने फेनिल हाइड्रोजन ले लिया, तो फेनिल हाइड्रोजन बन गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए H2N उसी जो है फेनिल हाइड्रोजन पे हम 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन बनाएंगे, यानी सेकेंड और फोर्थ पोजीशन पे 2 पर नाइट्रो लगा दिया हमने और यहाँ पे लगा दिया। ये बहुत अच्छा कलर कंपाउंड आता है, इसकी वजह से इसका ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका नाम होता है 2,4-DNP, 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन, 2,4-DNP। ठीक है, तो ये क्या बन जाता बेटा, ये C डबल बॉन्ड N बन जाएगा और ये NH हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, और यहाँ पर 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हो जाएगा। तो ये बन गया 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्राजोन। तो 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्राजोन। एक और देख लीजिए, एक और रिएक्शन होता है H2N NH CO NH2। ठीक है, ये होता है हमारा सेमी कार्बेजाइड, सेमी कार्बेजाइड। सेमी कार्बेजाइड, तो ये क्या बन जाएगा, सेमी कार्बोजोन, यानी C डबल बॉन्ड N बन जाएगा, ये वाला दोनों H गया और फिर यहाँ पे NH CO NH2। अब कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ये वाला H क्यों नहीं जाता है, ये वाला H क्यों नहीं जाता है। वो वाला H इसलिए नहीं आता क्योंकि यहाँ पर जो H नाइट्रोजन है, इसका लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट किया रहता है, इसलिए वो वाला H जो है उतना आसानी से जा नहीं पाता है, इसलिए हम इस वाले H को ही ले आते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि सारा रिएक्शन मैंने आपको समझाया कि किस तरह से कार्बोनिल कार्बन पर किस तरह से हमारे अमोनिया और अमोनिया डेरिवेटिव्स के रिएक्शंस होते हैं। तो ये आप एक बार देख सकते हैं NCERT में। देखिए ये आपका NH2 है, यहाँ पर ये NH2 है, इसका जो 2H है वही यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल बना रहा है, और जो ये NZ है और ये C है और ये दोनों मिल करके क्या बना रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल बना रहे हैं। और डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड NZ बन गया, यही डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल्स सच एज अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स NH2Z add to the carbonyl group of aldehyde and ketone. The reaction is reversible and catalyzed by acid. रिवर्सिबल है और catalyzed by acid, एसिड catalyzed होता है। The equilibrium favors the product formation due to the rapid dehydration of the intermediate to form this. रैपिडली डिहाइड्रेशन करते रहते हैं, यानी पानी को हटाते रहते हैं, इस पानी को हटाते जाएंगे, इसलिए फॉरवर्ड रिएक्शन में होता चला जाएगा रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पर अमोनिया है तो इमीन बनाया, 1 डिग्री अमीन है तो सब्स्टिट्यूट इमीन शिफ्ट बेस बनाया, हाइड्रोक्सिल अमीन है तो ऑक्साइड बनाया, हाइड्राजीन है तो हाइड्रोजन बनाया, फेनिल हाइड्राजीन है तो फेनिल हाइड्रोजन बनाया, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन है तो 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन बनाया, सेमी कार्बेजाइड है तो सेमी कार्बेजोन बनाया। तो इस सारा रिएक्शन मैंने आपको अच्छे से करके दिखा दिया है किस तरह से हमने कर दिया। और जो हमारा 2,4-DNP है वो येलो ऑरेंज और रेड सॉलिड्स होते हैं, येलो ऑरेंज और रेड सॉलिड्स होते हैं, तो वो यूजफुल होते हैं फॉर द कैरेक्टराइजेशन ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। तो जब किसी एल्डिहाइड और कीटोन का कैरेक्टराइजेशन करना होता है कि एल्डिहाइड कीटोन है कि नहीं है, तो हम क्या करते हैं, 2,4 डाइनाइट्रोफिनिल हाइड्रोजन से रिएक्ट कराते हैं, और 2,4 डाइनाइट्रोफिनिल से रिएक्ट कराने के बाद अगर हमारा येलो ऑरेंज या रेड कलर के सॉलिड्स बनते हैं
प्रेसिपिटेट बनते हैं तो हम समझ जाते हैं कि एल्डिहाइड या कीटोन ही प्रेजेंट है, एल्डिहाइड या कीटोन ही प्रेजेंट है वहां पर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं आपके कार्बोनिल कंपाउंड्स के, कार्बोनिल कार्बन के, कि जो हम यहाँ पढ़ते हैं। आगे चलेंगे, देखिए अब आता है अगला रिडक्शन। तो अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन कराए, तो मैंने पहले बताया था आपको कि ऑक्सीडेशन कैसे होता है, एल्केन, एल्केन से अल्कोहल, अल्कोहल से कार्बोनिल, कार्बोनिल से कार्बोक्सिलिक एसिड, तो एसिड। तो इस तरह से हमारा ऑक्सीडेशन होता है। और रिडक्शन कैसे होता है, कार्बोक्सिलिक से कीटोन या एल्डिहाइड। कार्बोक्सिलिक से कीटोन तो होगा नहीं, क्योंकि कार्बोक्सिलिक से एल्डिहाइड बनता है और कीटोन नहीं बनता है। ठीक है, कीटोन का ऑक्सीडेशन बड़ा मुश्किल होता है। तो कार्बोक्सिलिक से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से अल्कोहल, अल्कोहल से एल्केन। तो यहाँ पे हम रिडक्शन पढ़ रहे हैं, तो हम एल्डिहाइड या कीटोन से पीछे आ सकते हैं अल्कोहल, अल्कोहल से एल्केन आ सकते हैं। तो पहला है रिडक्शन टू अल्कोहल्स और दूसरा देखिए रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स यानी अल्केन तक। तो ये दोनों ही हमें पढ़ना है, देखते हैं इसको। तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स आर रिड्यूस्ड टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स। तो ये हम लोग जब अल्कोहल बना रहे थे, अल्कोहल भी बना रहे थे हम लोग पहले क्लास, अभी हमारे ट्वेल्थ पे ही हमने अल्कोहल, फिनॉल, ईथर पढ़ा है। तो अल्कोहल बनाते समय हम एल्डिहाइड और कीटोन का इस्तेमाल किए हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन से हम लोग जब बनाते हैं अल्कोहल, तो वहां पे हम लोग वहां पे अल्कोहल बनाने के लिए हमको जो है एल्डिहाइड और कीटोन को थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं, थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं और अल्कोहल बन जाता है। ठीक है ना, और थोड़ा रिड्यूस इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हम ज्यादा रिड्यूस कर देंगे तो एल्केन बन जाएगा। इसलिए हमको अगर अल्कोहल बनाना है तो हमको थोड़ा सा ऐसा रिएजेंट लेना पड़ेगा जो कि अल्कोहल तक ही रिड्यूस करे। तो उसके लिए क्या है, सोडियम बोरोहाइड्राइड है बच्चों, NaBH4, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। तो ध्यान रहे, और एज वेल एज कैटालिटिक हाइड्रोजेशन। तो हम अगर बहुत तगड़ा रिडक्शन कर देंगे बच्चों तो बन जाएगा एल्केन। इसलिए अगर हमको एल्डिहाइड और कीटोन से क्या बनाना है, अल्कोहल बनाना है, तो हमको सिर्फ एक ही स्टेप पीछे जाना पड़ेगा। आप समझ जाइए, फिर से मैं समझा रहा हूं इसको मैं फिर से समझा रहा हूं। अगर आपको एल्डिहाइड और कीटोन से अल्कोहल बनाना है तो आपको एक स्टेप ही पीछे जाना पड़ेगा। जैसे आपका ये एल्केन होता है, एल्केन को हम एल्केन, फिर अल्कोहल, फिर एल्डिहाइड और फिर कार्बोक्सिलिक। मैं यहां पे कीटोन भी लिख दे रहा हूं। तो ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। रिडक्शन प्रोसेस इसी का उल्टा होगा। रिडक्शन प्रोसेस का उल्टा होगा। तो हम कैसे रिड्यूस करते आते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया हमारा। तो बच्चों ये समझना जरूरी है। तो एल्डिहाइड से सिर्फ एक स्टेप पीछे जाओगे तो अल्कोहल बनेगा, और बहुत तगड़ा कर दोगे तो एल्केन बन जाएगा, बहुत तगड़ा रिड्यूस कर दोगे तो एल्केन बन जाएगा। तो एक स्टेप पीछे जाने के लिए हम लोग सोडियम बोरोहाइड्राइड लेते हैं। सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेते हैं। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं, जो अल्कोहल तक रिड्यूस करते हैं। एक्चुअली LiLH4 जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड को भी रिड्यूस कर देता है, कहां तक, अल्कोहल तक, लेकिन वो एल्केन तक नहीं कर पाता। तो LiLH4 जो बच्चे कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल तक लेते आता है। एल्डिहाइड कीटोन को तो लाएगा ही लाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड को भी लेते आता है, लेकिन NaBH4 कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल तक नहीं ला पाता है। ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। NaBH4 कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल तक नहीं ला पाता है, जबकि हमारा LiLH4 कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल तक लेते आता है। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चे, चलो रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स। द हाइड्रोकार्बन, सॉरी कट गया ये, द हाइड्रोकार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड्स, the carbonyl group of aldehydes and ketones are reduced to CH2 group on treatment with, अब यहाँ पे दो बहुत बहुत शानदार रिएक्शन पढ़ने वाले हम लोग, वो है क्लीमेंसन रिडक्शन और उल्फ किर्चनर रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन और उल्फ किर्चनर रिडक्शन। तो कह रहे हैं विथ जिंक अमलगम ZnHg एंड HCl, क्लीमेंसन रिडक्शन। तो क्लीमेंसन रिडक्शन है और हमारा उल्फ किर्चनर रिडक्शन है, जो कि हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। तो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझेंगे। पेज थोड़ा सा चेंज करता हूं इसको। क्लीमेंसन रिडक्शन जो होता है उसका जो रिएजेंट है ZnHg HCl। देखो यहाँ पे समझना, यहाँ पे समझिएगा आप लोग। C डबल बॉन्ड O है,
तो इसका दो तरह से रिडक्शन हम कर सकते हैं। एक कर सकते हैं हम लोग ZnHg, अमलगम है ये, जिंक अमलगम, और कॉन्सेंट्रेट HCl, जिसको हम लोग क्लेमेंसन्स रिडक्शन कहते हैं या रिएक्शन कहते हैं। और दूसरा है एल्कलाइन हाइड्राजीन, जो NH2 हाइड्राजीन हम लोग पढ़ते हैं। तो किसी एल्कली के प्रेजेंस में, यानी OH के प्रेजेंस में, या NaOH लिखा रहेगा तो भी समझ जाना कि हाँ एल्कली है। ये है उल्फ किश्नर रिडक्शन। उल्फ किश्नर, दोनों ही केस में क्या बनता है बच्चों, ये जो C डबल बॉन्ड O है वो CH2 में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहां पर ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, समझना होता है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना होता है कि क्या हर जगह हम जहां पर भी क्लेमेंसन यूज कर सकते हैं वहां क्या हम उल्फ किश्नर यूज कर सकते हैं, या जहां उल्फ किश्नर यूज कर सकते हैं वहां क्लेमेंसन यूज कर सकते हैं। इस बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। देखो, ये हम कहां यूज करेंगे, नॉट यूज्ड वेयर देयर इज एनी बेसिक पार्ट, कोई बेसिक पार्ट अगर मौजूद हो, इज प्रेजेंट इन द सबस्ट्रेट जिसपे हम रिएक्शन करवा रहे हैं, उसमें कोई बेसिक पार्ट अगर मौजूद होगा तो जो HCl आपका है वो उसी से रिएक्ट कर जाएगा, इसलिए अपना रिएक्शन नहीं देगा। और ये कब करेंगे, कैन नॉट यूज वेयर देयर इज एनी एसिडिक पार्ट इज प्रेजेंट इन द कार्बोनिल कंपाउंड। यानी जो कार्बन कंपाउंड आप ले रहे हैं इसमें अगर कोई बेसिक एसिडिक पार्ट मौजूद है, जैसे COH मौजूद है, या कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर मौजूद है, तो ये OH माइनस उसी से रिएक्ट कर जाएगा, इसलिए ये अपना कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन नहीं देगा। तो वहां पे आप ध्यान रखिएगा, हम नहीं यूज करेंगे। जैसे कहीं अगर NH2 लगा हुआ हो, अगर हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है उसमें NH2 भी कहीं लगा हुआ हो, तो हम एसिडिक वाला यानी हम क्लेमेंसन रिडक्शन नहीं करेंगे। और कहीं अगर COH लगा हुआ हो तो हम उल्फ किश्नर रिडक्शन नहीं करेंगे। ये बात ध्यान रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको जरा नोट कर लीजिए। मैं सिर्फ 1 मिनट में आता हूँ, 1 मिनट, विद इन 1 मिनट आई एम कमिंग।
सॉरी फॉर द लेट बच्चों। तो ये हमने देखा कि क्लेमेंसन रिडक्शन हम कब यूज नहीं करेंगे और कब हम उल्फ किर्चनर रिडक्शन यूज नहीं करेंगे, और ये दोनों ही रिडक्शंस होते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स के। ये हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है और इसको हम रिड्यूस करते हैं एल्केन में। ठीक है, तो ये ध्यान रहे, इसको हम रिड्यूस करते हैं एल्केन। ये एल्केन, तो हमारा जो ये है देखिए रिडक्शन, ये देखिए यहां पे लिखा है रिडक्शन, और विथ यहाँ ऊपर जो है पहले जो है वो क्लेमेंसन रिडक्शन के बारे में बता रहे थे, और अभी नीचे यहाँ बता रहे हैं विथ हाइड्रोजन फॉलोड बाय द हीटिंग विद सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो वही अल्कालाइन हाइड्रोजन में लिखा है। हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट सच एज इथाइलिन ग्लाइकॉल भी यूज कर सकते हैं। तो उल्फ किर्चनर रिडक्शन होता है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए ZnHgHCl जो कि हमारा क्लेमेंसन रिडक्शन कराता है, और जहां पे हम अल्कालाइन हाइड्रोजन लेते हैं और फॉलोड बाय द हाइड्रोजन लेते हैं फॉलोड बाय द अल्कालाइन मीडियम, ठीक है ना, हीट करते हैं, तो उल्फ किर्चनर रिडक्शन होता है। दोनों केस में हम एल्केन बनाते हैं। और मैं ये लिखवा दिया आपको कि कब कब इस्तेमाल नहीं करेंगे किसको। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है इस पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन, तो एल्डिहाइड्स डिफर फ्रॉम कीटोन्स इन देयर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एल्डिहाइड्स जो है कीटोन से डिफर करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन में। एल्डिहाइड्स are easily oxidized to carboxylic acids on the treatment with common oxidizing agents such as nitric acid, potassium permanganate, potassium dichromate। तो एल्डिहाइड्स जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं इजीली, किससे? कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लीजिए। यहां तक कि आप, क्योंकि एक ही स्टेप का ऑक्सीडेशन होना है, इसलिए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इवन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मेनली टॉलेंस रिएजेंट या फेलिंग रिएजेंट आल्सो ऑक्सीडाइजेज एल्डिहाइड्स। स्ट्रॉन्ग तो करोगे तो करेगा, क्योंकि एक ही स्टेप होना है, ऑक्सीडाइज एक ही स्टेप करना है, तो एक ही स्टेप ऑक्सीडाइज करने के लिए चाहे स्ट्रॉन्ग यूज करो चाहे वीक यूज करो, दोनों का इस्तेमाल कर सकते हो। तो एल्डिहाइड को ऑक्सीडेशन करके हम कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। कीटोन जो होते हैं वो विगरस कंडीशन है, बहुत ड्रास्टिक कंडीशन में ही वो टूटते फूटते जो है बनते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी बॉन्ड टूटता है, कई जगह से बॉन्ड क्लीवेज हो जाता है। तो कीटोन्स आर जनरली ऑक्सीडाइज अंडर विगरस कंडीशंस। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं जो कि हाई टेम्परेचर पर हम काम करते हैं, और ऑक्सीडेशन जो है तो वो कार्बन कार्बन बॉन्ड का टूटना भी होता है, वहां पे क्लीवेज होता है, ठीक है ना, इसलिए मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। तो मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है जहां पे हमारा जो, जब हम कीटोन्स को लेते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो कीटोन्स आर जनरली ऑक्सीडाइज अंडर विगरस कंडीशंस, दैट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड एट एलिवेटेड टेम्परेचर। देयर ऑक्सीडेशन involves carbon oxygen bond cleavage to afford a mixture of acids having lesser number of carbon atoms than in the parent ketone। यानी अगर यहाँ पे देखिए, अगर आप ये RCH2 और यहाँ पे R डैश है, तो यहाँ पे RCOH, अगर C1C2 यानी ये वाला क्लीवेज C1C2 के बीच में क्लीवर हो रहा है, तो RCOH बनेगा और R डैश CH2CH बनेगा। और अगर यहाँ पे C2 C3 के बीच में ये वाला ब्रेक हो रहा है, तो क्या बनेगा? RCH2CH बनेगा और RCH बनेगा, तो दोनों बनेंगे, ठीक है ना। तो ये बात बनती है। तो द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं तब क्या होता है, देखिए, द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, द माइल्ड यानी जो हल्के होते हैं, माइल्ड मतलब जो हल्के होते हैं, जो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, माइल्ड यानी हल्का ऑक्सीडेशन करते हैं। द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बिलो आर यूज्ड टू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड्स फ्रॉम कीटोन्स। एल्डिहाइड्स को कीटोन से डिस्टिंग्विश करने के लिए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम यूज करते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग यूज करेंगे तो कीटोन को भी तोड़ देगा, लेकिन माइल्ड वाला जो है वो केवल एल्डिहाइड को ही तोड़ता, कन्वर्ट करता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, और जो स्ट्रॉन्ग होगा वो कीटोन को भी कन्वर्ट करेगा और मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। टॉलेंस रिएजेंट होता क्या है, देखिए क्या होता है ये समझिए। फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन को ही हम टॉलेंस रिएजेंट कहते हैं। तो ये ध्यान रखिए, पहले क्या होता है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन को हम टॉलेंस रिएजेंट कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक सिल्वर बन जाता है, जैसे रिएक्शन के बाद सिल्वर बन जाता है जो चमकने लगता है, इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं।
तो अ ब्राइट सिल्वर मिरर इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मेटल। तो एल्डिहाइड्स जो होते हैं बच्चों, वो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन से रिएक्ट करके सिल्वर देते हैं, जिससे कि सिल्वर जब चमकता है तो हमको समझ में आता है कि भाई ये एल्डिहाइड होगा और सिल्वर मिरर टेस्ट मिल गया। तो द एल्डिहाइड्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलेट आयन। द रिएक्शन अकर्स इन द अल्कलाइन मीडियम। देखिए कार्बोक्सिलेट आयन बन गया, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। तो एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया और सिल्वर मिल गया, इसका मतलब सिल्वर मिरर टेस्ट हमको मिल गया। फेलिंग सोल्यूशन क्या होता है ये समझिए। एक्चुअली फेलिंग सोल्यूशन दो पार्ट होता है, फेलिंग सोल्यूशन ए होता है और फेलिंग सोल्यूशन बी होता है। फेलिंग ए और फेलिंग बी को मिला देते हैं तो हमारा फेलिंग सोल्यूशन तैयार होता है, ठीक है। तो फेलिंग ए जो होता है, फेलिंग सोल्यूशन ए इज एक्वस। फेलिंग सोल्यूशन ए जो होता है बच्चे इज एक्वस कॉपर सल्फेट। फेलिंग सोल्यूशन क्या होता है? एक्वस कॉपर सल्फेट। और फेलिंग बी जो होता है बच्चों, वो अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, इसको रोशले सॉल्ट भी कहते हैं। तो ध्यान रहे, फेलिंग सोल्यूशन जो होता है वो फेलिंग ए और फेलिंग बी से मिलता बनता है। दोनों को इक्वल अमाउंट्स में मिक्स करते हैं पहले हम, तब हमारा फेलिंग सोल्यूशन तैयार होता है, तब हम फेलिंग टेस्ट करते हैं। तो फेलिंग सोल्यूशन ए और फेलिंग सोल्यूशन बी दो पार्ट होते हैं। तो फेलिंग ए जो होता है वो कॉपर सल्फेट होता है, एक्वस कॉपर सल्फेट। फेलिंग बी जो होता है वो अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्टरेट होता है, इसको रोशेले साल्ट भी कहते हैं, रोशेल साल्ट, ठीक है ना। तो दीज टू सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड इन इक्वल अमाउंट्स बिफोर टेस्ट। आप इसको क्या करोगे, जब इसको हीट करते हो एल्डिहाइड के साथ, सुटेबल एल्डिहाइड के साथ, तो ब्लड रेड कलर का कॉपर ऑक्साइड का, यहां पर देखिए, यहां पर एक मिलता है, ठीक है, ये बनता है। तो यहां पर आप देखिए, ऑन हीटिंग एन एल्डिहाइड विथ फेलिंग रिएजेंट अ रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन्ड। एल्डिहाइड आर ऑक्सीडाइज्ड टू करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलेट आयन, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। और एरोमेटिक एल्डिहाइड डू नॉट रिस्पॉन्ड टू दिस सेट टेस्ट। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड जो होते हैं वो इस टेस्ट को नहीं देते हैं। तो हमारा Cu2O का एक रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट बनता है। अगर ऐसा होता है तो हम समझ जाते हैं कि ये एल्डिहाइड है, कीटोन नहीं है, क्योंकि कीटोन तो देगा ही नहीं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा फेलिंग सोल्यूशन और सिल्वर नाइट एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, यानी हमारा जो है सिल्वर मिरर टेस्ट वाला हो गया हमारा, ठीक है, और हमारा फेलिंग सोल्यूशन हो गया। ओके, चलिए, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन्स बाय हेलोफॉर्म रिएक्शन, बहुत शानदार रिएक्शन है, बहुत ही शानदार रिएक्शन है। तो टॉलेंस रिएजेंट से हमने, टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सोल्यूशन का हमने वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का इस्तेमाल किया, जिससे कि हम एल्डिहाइड्स को कीटोन से सेपरेट करके देख सकें, समझ सकें। अब यहाँ पे देखिए हेलोफॉर्म रिएक्शन है। हेलोफॉर्म रिएक्शन एक स्पेशल काइंड ऑफ रिएक्शन है, जिसमें हम क्लोरोफॉर्म और NaOH लेते हैं, जिससे कि सोडियम हाइपोहैलाइड बनता है, यानी NaOX बनता है, NaOX बनता है। तो इसमें क्या करते हैं हम, CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म, या CHI3 कर सकते हो, आयोडोफॉर्म, तो या CHX3 कर लो, हेलोफॉर्म बोल रहे हैं तो CHX3 कर लो, ये है हेलोफॉर्म लेते हैं। और इसका रिएक्शन हम NaOH से कराते हैं, तो NaOCl बनता है, NaOX बनता है, ठीक है। सोडियम का हाइपोहैलाइड बनता है, जिसे सोडियम हाइपोहैलाइड। इसका रिएक्शन होता है किससे, किसी कार्बोनिल कार्बन से। अब कैसा कार्बोनिल होगा ये बड़ा स्पेशल बात है। एक्चुअली मिथाइल होता है, मिथाइल कार्बोनिल कार्बन, ये मिथाइल कार्बोनिल होना, CH3 एक साइड में CH3 होना ही चाहिए, एक साइड में CH3, इधर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक साइड में CH3 होना ही चाहिए। तो एल्डिहाइड्स और कीटोन हैविंग एटलीस्ट वन मिथाइल ग्रुप लिंक टू द कार्बोनिल कार्बन एटम, यानी मिथाइल कीटोन्स आर ऑक्सीडाइज्ड बाय सोडियम हाइपोहैलाइड to sodium salts of the corresponding carboxylic acid having one carbon less than that of the carbonyl compound। अब यहाँ पे समझिए, ये स्टेप डाउन रिएक्शन है, इसमें एक कार्बन कम हो जाता है, और यहाँ पे देखिए ये कार्बन गायब हो जाता है, और यही क्या देता है यहाँ पर CHX3 देता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका NaOX से रिएक्शन कराते हैं, NaOX से रिएक्शन कराते हैं, और हमारा ये बन जाता है। ओके बच्चों, तो देखिए, तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कि CH3 होना चाहिए CO के बगल में,
और यहाँ पर ONA आ जाएगा, देखो ऐसे, और आपका CH जो भी आप NaOCl लिए हो तो CHCl3 निकल जाएगा, एक कार्बन कम हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग हेलोफॉर्म रिएक्शन कहते हैं, हेलोफॉर्म रिएक्शन इसी को हम लोग कहते हैं। तो द मिथाइल ग्रुप इज कन्वर्टेड टू द हेलोफॉर्म, मिथाइल ग्रुप जो है वो हेलोफॉर्म में कन्वर्ट होता है, द मिथाइल ग्रुप इज कन्वर्टेड टू द हेलोफॉर्म। ठीक है, मिथाइल ग्रुप जो है वो हेलोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ओके बच्चों, चलिए तो ये हम देखते हैं आगे। दिस रिएक्शन डज नॉट अफेक्ट द कार्बन कार्बन, दिस रिएक्शन डज नॉट अफेक्ट द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इफ प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अगर है तो जिस तरह से हमारा वो हम लोग डिबाल एच लेते थे, डिबाल एच, वो भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को इफेक्ट नहीं करता था, तो यहाँ पर भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इफेक्ट नहीं होता। तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन विथ सोडियम हाइपोहैलाइड हाइपोआयोडाइट इज आल्सो यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ CH3CO एंड CH3CH2। अच्छा एक और चीज, सिर्फ यही नहीं, अगर आपका कोई OH है, अगर यहाँ पे OH है तो मिथाइल कार्बिनॉल्स एंड मिथाइल कीटोन्स, ये मिथाइल कार्बिनॉल है, मिथाइल कार्बिनॉल और मिथाइल कीटोन, ये दोनों के लिए मिथाइल कार्बिनॉल मिथाइल कीटोन दोनों के लिए बच्चों ये हमारा हेलोफॉर्म रिएक्शन सुटेबल है। ठीक है, तो ये यहाँ पर बहुत शानदार रिएक्शन। तो यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं, अनऑर्गेनिक कंपाउंड A with molecular formula C8H8O forms an orange red precipitate with 2,4-DNP। अब 2,4-DNP के साथ ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट कोई चीज दे रहा है, इसका मतलब वहां पे क्या है, कार्बोनिक कंपाउंड तो है ही है, एंड गिव्स येलो प्रेसिपिटेट। अब जो हमारा येलो हेलोफॉर्म होता है वो येलो प्रेसिपिटेट होता है, एंड गिव्स येलो प्रेसिपिटेट ऑन हीटिंग विथ आयोडीन इन। तो इसका मतलब क्या, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्राइड, इसका मतलब क्या है, मिथाइल कीटोन है ही है ना। It neither reduces tolerance or pairing reagent, nor does decolorize bromine water in the Bayer's reagent। यानी न कोई डबल बॉन्ड इसके पास, कोई सिंपल डबल बॉन्ड नहीं है, और ये एल्डिहाइड नहीं है। इट नीदर रिड्यूसेस टॉलरेंस रिएजेंट और फेरिंग्स रिएजेंट, इसका मतलब ये एल्डिहाइड नहीं है। नॉर डज इट डिकलराइज ब्रोमीन वाटर, यानी और बेयर्स रिएजेंट, यानी यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंपल CC डबल बॉन्ड भी नहीं है जिससे कि वो ब्रोमीन वाटर के साथ एंटी एडिशन देकर के डिकलराइज कर सके। On drastic oxidation with chromic acid it gives carboxylic acid। अगर ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन करते हो तब वो कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, इसका मतलब क्या है, वो कीटोन ही है तभी तो देता है। कार्बोक्सिलिक एसिड B हैविंग, कार्बोक्सिलिक एसिड जो B बनता है वो उसका फार्मूला दे रहा है, फार्मूला C7H6O2। आइडेंटिफाइड A and B एंड एक्सप्लेन द रिएक्शन। तो आप साफ साफ समझ लीजिए बच्चों, ये अगर आपका C8H8O है, 2,4-DNP है, तो डेफिनेटली ये आपका एल्डिहाइड कीटोन होगा, और ये डज नॉट रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट फेलिंग रिएजेंट, इसका मतलब कि एक कीटोन ही है। और ए रिस्पॉन्ड टू आयोडोफॉर्म टेस्ट, इसका मतलब मिथाइल कीटोन है, यानी ये चीज तो इसके पास है ही है, ये बात तो यहां पर है ही। अब ये कह रहे हैं, देखो समझना बात को, C6H8O है, C6H8O है, तो दो कार्बन तो यहाँ पे खा गया। अब बाकी कार्बन पे डबल बॉन्ड आएगा, तो अगर हम यहाँ पे बेंजीन रिंग नहीं बनाएंगे, और ये कह रहे हैं कि आगे जो है वो जो है, देखो यहाँ पे मॉलिक्यूलर शो कर रहा है कि बहुत ज्यादा अनसेचुरेशन होनी चाहिए, हाई डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, क्योंकि H बहुत कम है। तो येट इट डज नॉट डिकलराइज द ब्रोमीन वाटर, अनसेचुरेशन होना चाहिए लेकिन ब्रोमीन वाटर को डिकलराइज नहीं करना चाहिए, तो ऐसा कैसे हो सकता है। अनसेचुरेशन अगर होगा तो ब्रोमीन वाटर डिकलराइज तो होगा, हाँ एक केस में हो सकता है, अगर वो बेंजीन हो, क्योंकि बेंजीन के डबल बॉन्ड को हम प्योर डबल बॉन्ड यहाँ पे कंसिडर नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पर, और यहाँ पर Br2 का, यहाँ पे भी ये Br2 से रिएक्ट करता भी नहीं है, ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट नहीं करता है उसको डिकलराइज करने के लिए, राइट। तो यहाँ पे कह रहा है कि फार्मूला देखो, यहाँ पे द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ A इंडिकेट्स भाई C8H8 है, तो बहुत कम H है, बहुत कम H है, यानी हाई डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन है, येट इट डज नॉट डिकलराइज ब्रोमीन वाटर और बेयर्स रिएजेंट, दिस इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ अनसेचुरेशन ड्यू टू द एरोमेटिक रिंग, है ना। तो ये हो गया, यहाँ पे ये कंपाउंड A बन गया हमारा, यही हो गया। देखिए C8H8 है, ये C8H8 साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है बच्चों, आप देख लीजिए C8H8 है, 6 कार्बन बेंजीन रिंग के हो गए, और यहाँ पे दो कार्बन बाहर हो गया, और 5 कार्बन बेंजीन रिंग में और 3 कार्बन बाहर, तो C8H8 हो गया, राइट। अब जो है ये तो हो गया, अब B कैसे निकालोगे, अगर इसका ड्रास्टिक सिचुएशन में करते हो, देखो बेटा यहां से बॉन्ड नहीं टूटने वाला, ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो क्या बनेगा, यहाँ पे जो बॉन्ड, ये देखिए C7H6O2 बनता है, बॉन्ड यहां से टूटेगा,
तो ये क्योंकि ये वाला बॉन्ड जो है पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर रखता है, तो जो बेंजीन रिंग वाला बॉन्ड है वो निकलेगा, यहाँ पे बन जाएगा COOH, यानी C6C7 हो गया, H6 हो गया और O2 हो गया, तो C7H6O2 बन गया बच्चों। ये हमारा बन जाएगा बेंजोइक एसिड, और हमारा बच जाएगा जो CH3, ये वाला अलग निकल जाएगा, HCOH बन जाएगा, ये हमारा HCOH बन जाएगा। तो ये रिएक्शन बहुत आसान है, इसको आप आराम से, ये कब ऐसा कैसे आसान हुआ, हर एक स्टेप पर आपने क्या किया, उसको तोड़ते चलेगा, ठीक है। कंपाउंड बी बीइंग an oxidation product of ketone should be a carboxylic acid. The molecular formula B indicates that it should be a benzoic acid, and compound A should therefore be a monosubstituted aromatic methyl ketone. The molecular formula of A indicates that it should be phenyl methyl ketone acetophenone. ऐसे तो यहाँ पे देखिए दिखा दिया है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया हूँ इस रिएक्शन को। तो ये दिखा रहे हैं रिएक्शन भी कि आप 2,4-DNP से रिएक्शन करवाएंगे तो ऐसे ऐसे होगा, वो बता रहे हैं कैसे होगा। तो 2,4-DNP से रिएक्शन आप लोग जानते हैं, ये पहले ही मैं करा चुका हूँ। तो वही कीटोन पर आप क्या करेंगे, कीटोन के डबल बॉन्ड O को हटा करके और जो हमारा 2,4-DNP है उसमें से नाइट्रोजन के 2 H को जोड़ देंगे, हो जाएगा काम। और आगे देखिए और रिएक्शन दिखा रहे हैं कि आगे हम कैसे करेंगे। ये हमारा मिथाइल कीटोन बनेगा, तो इसको हम ड्रास्टिक सिचुएशन में अगर हम यहाँ पे हेलोफॉर्म से रिएक्शन कराएंगे, हेलोफॉर्म रिएक्शन तो ये बनेगा, और अगर हम H2Cr2O4 से कराएंगे तो हमारा ये बन जाएगा। तो ईजी रिएक्शन, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आता है हमारा रिएक्शन ड्यू टू द अल्फा हाइड्रोजन। तो ये रिएक्शन हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, थर्ड लेक्चर यानी अगला लेक्चर जो होगा उसमें हम लोग इसको खत्म कर देंगे, इसको पूरी तरह से इसको खत्म कर देंगे। तो बिल्कुल तैयार रहिएगा, बहुत बेहतरीन रिएक्शंस हैं इसमें हम लोग बहुत सारे अच्छे रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं, और इसमें जो है हम लोग पूरे थर्ड लेक्चर में इस पूरे इसको खत्म करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूं बच्चों, हम लोग किस तरह से अप्रोच कर रहे हैं, किस तरह से हम लोग इसको देख रहे हैं, ये समझेंगे। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एनसीईआरटी बेसिस पर हम लोग बात कर रहे हैं कि एनसीईआरटी पे हम लोग काम करेंगे, और एनसीईआरटी से ही हम लोग सीखेंगे। और एनसीईआरटी के जो लाइंस दी हुई हैं उससे तो सीखेंगे ही सीखेंगे, साथ में जो एक्स्ट्रा नॉलेज मैं आपको दे सकता हूं वो भी मैं आपको दूंगा, जो एक्स्ट्रा नॉलेज मैं आपको दे सकता हूं वो भी दूंगा, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। तो हम लोग एनसीईआरटी को लेकर के उसका लाइन बाय लाइन समझेंगे, और इसको हम लोग यूट्यूब पे कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी से हम चैप्टर खत्म करेंगे, इसके बाद इसका हम लोग टेड टॉक करेंगे, टेस्ट एंड डिस्कशन टॉक करेंगे ऑन स्पेशल क्लास अनअकैडमी। तो अनअकैडमी में हम लोग स्पेशल क्लास में करेंगे, उसके बाद से हम लोग मेगा क्विज करेंगे, जो चैप्टर हम खत्म करेंगे उसका मेगा क्विज करेंगे। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर का हम मेगा क्विज करने वाले हैं, ठीक है ना, अभी करने वाले हैं क्योंकि हम लोग खत्म कर चुके हैं, ठीक है बच्चों। तो मेगा क्विज करेंगे। तो हम लोगों ने क्या क्या खत्म कर चुके हैं, हम लोग हेलो एल्केन्स, हेलोरीन्स खत्म कर लिए, इसका सारा खत्म हो गया। हेलो एल्केन एंड हेलोरीन, इसका हम लोग मेगा क्विज भी कर लिए। अब हम लोग एल्कोहल, फिनॉल, ईथर पढ़ चुके हैं पूरा, इसका हम लोग अभी टैट टॉक नहीं किए हैं, तो इसका टैट टॉक करेंगे और फिर क्विज करेंगे। तो इस तरह से हम लोग चैप्टर को खत्म करेंगे, और एवरी चैप्टर को हम नियरली 3 लेक्चर्स में खत्म करेंगे, 3 लेक्चर्स में खत्म करेंगे। तो ये 3-3 लेक्चर का सारा होगा और ये पूरा खत्म करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, अपना अटेंडेंस लगाते रहिए। मुझे आप केमिस्ट्री 101 चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, केमिस्ट्री 101 चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके टेलीग्राम से जुड़ करके नोटिफिकेशन पाइए, इसके टेलीग्राम से जुड़ जाइए, इसके टेलीग्राम से जुड़ करके नोटिफिकेशन पाइए, जो आपको नोटिफिकेशन, जैसे जो मैं क्लास दूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और क्या करना है आपको, अनअकैडमी पे कोई भी क्लास ओपन करने के लिए AM001 कोड इस्तेमाल कीजिए, और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए फॉर सब्सक्रिप्शन, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप AM001 कोड इस्तेमाल कीजिए बच्चों। 10% का आपको यहाँ पर एक डिक्रीज मिलता है, और आपको सारे टेस्ट फॉर ऑल फ्री क्लासेस
एंड टेस्ट के लिए भी आप AM001 कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे आपके साथ, और हम लोग जो है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का हमारा 3rd लेक्चर होगा, जो कि जिसमें मैं पूरा खत्म करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बियर विथ मी। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।